आपने अपने फ्रेंड्स को बताया था कि आप आयरन मैन करने वाले हो, फैमिली को उन्होंने कुछ बोला कि क्या कर रहे हो? मैंने बताया कि ट्रायथलॉन होती है, इसमें पहले स्विमिंग फिर साइकिलिंग फिर रनिंग साथ में करनी पड़ती है। तो बोले क्या पागलपन है यार। मेरा विजन थोड़ा हल्का हल्का सा ब्लर होने लगा था। तो वहाँ पे मेरे सामने एक कोई फॉरेनर था, वो ब्लैकआउट होके गिर गया। फुल आयरन मैन के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, तो 3/4 डिस्टेंस मुझे भोपाल में ही करना था। सोशल लाइफ तो ख़त्म ही हो गई ना। तो किसी का बर्थडे, कोई पार्टी घर में कुछ भी नहीं, जीरो। एक्चुअली ट्रेनिंग करने में मैंने ज़्यादा लाइफ एंजॉय करी। नॉर्मली तो ज़िंदगी तो सभी जी रहे हैं। 5 मिनट लेट गए आंखें बंद करके। एक फैमिली साइड से गुजरी, बोले कि क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं, अभी तो सब ठीक है, आगे कुछ होगा तो देखते हैं। तो वहाँ के और यहाँ पे कंपैरेटिव आपको एथलीट्स पे क्या फ़र्क लगा? जो यहाँ मिलते हैं लोग, वहाँ मिलते हैं लोग। मैंने कॉल किया जमरान भाई को, मैंने उनको डायरेक्ट यही पूछा था कि अब मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा इटली। यहाँ तो बैंड बज गई, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं पुश नहीं कर पाया। बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स थी, 8-8, 10-10 फीट की वेव्स थी वहाँ पर। तो स्ट्रॉम आया हुआ था वहाँ पे, फ्लडिंग हो गई थी इटली में। और मैं पानी में अकेला था पूरे समंदर में, कोई नहीं दिखा। हम 4 लोग में से मुझे तीनों नहीं दिखे। तो आपको ये वाला ख़त्म करके कुछ ऐसे फील आई कि मैंने एकदम कुछ अचीव कर लिया है, या हाउ वाज इट? फिर स्टार्ट लाइन पे खड़े हुए, मतलब कॉन्फिडेंस की बैंड बजी हुई कि 1 साल पूरा लगा दिया ट्रेनिंग में, पता नहीं क्या होगा आगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको कैसे लगा कि आपकी लाइफ चेंज हुई करके? बाकी कोई कितना भी मोटिवेटिंग बात कर ले, बट वो जो फीलिंग है ना, वो खाली स्टार्ट पॉइंट पे ही आ सकती है। 24 साल की उम्र में जब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमें कहाँ घूमना है, कहाँ जाना है दोस्तों के साथ, उसी उम्र में समीर ने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज लिया। उन्होंने कंप्लीट की आयरन मैन ट्रायथलॉन, जो कि है 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और फिर उसके बाद 42 किलोमीटर्स की फुल मैराथन। उन्होंने इतने यंग एज में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। आज हम उनसे जानेंगे कि क्यों उन्होंने इतनी यंग एज में ऐसा बड़ा चैलेंज परस्यू किया, जहाँ पे ज़्यादातर लोग पोस्ट द एज ऑफ 35 ही परस्यू करते हैं। हम उनसे ये भी जानेंगे कि ऐसे क्या क्या चेंजेस उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में किए ये अचीव करने के लिए, कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई, ट्रेनिंग में उनको क्या क्या हर्डल्स आए। चलिए बाकी की बात सुनते हैं समीर की ज़ुबानी। हाय समीर, वेलकम। इट्स माय ऑनर, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, थैंक यू सो मच। तो आइडिया तो वैसे आलोक का ही था, ये वाला तो बिल्कुल नहीं, मुझे तो ये लग रहा था यार कि आपने इतने यंग एज में हाफ आयरन किया। मुझे तो तभी लग रहा था जब फर्स्ट टाइम हम वहाँ मिले थे वन विहार पे, ठीक है ना। उसके बाद के फुल आयरन मैन भी कर लिया। मैंने कहा इतनी यंग एज में किसको ख्याल आता है? बहुत ही कम लोग होते हैं। आई थिंक आयरन मैन भी आप गए होगे तो देखा होगा आपके एज के कम होंगे, बड़े एज के ही होते हैं ज्यादा। 30 to 40 आयरन मैन में सबसे ज्यादा जो कॉम्पिटिटिव एज कैटेगरी होती है वो 30 से अबव ही होती है। 30 से नीचे तो कम ही लोग कॉम्पिटिटिव कैटेगरी में आते हैं। अराउंड 40 इज द पीक। हाँ, 30 to 40 इज द पीक कंपटीशन फॉर आयरन मैन। हाँ, ये है। तो मेरा तो थॉट जब ही बन गया था फुल आयरन मैन करने का, जिस दिन मैंने गोवा हाफ किया था, उसी दिन मैंने शाम में डिसाइड कर लिया था। ये नहीं मालूम था कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, बट करेंगे डेफिनेटली, ये डिसाइड किया था मैंने। ये आधा आयरन मैन बन के नहीं रुकना था। हाँ। फुल बनना है तो पूरा आयरन मैन बन। हाँ। तो स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब एकदम ऐसे फीलिंग कैसे आई कि एंड्योरेंस में घुसना है? हाफ आयरन मैन की एंड्योरेंस स्पोर्ट्स इन जनरल, मतलब इन जनरल साइकिलिंग तो मैं करता ही था स्कूल टाइम से। मैंने प्रोफेशनली ट्रेनिंग लेने से पहले मनाली टू ले किया हुआ है अच्छा साइकिल। हाँ, अच्छा। वो मतलब कितना है? बहुत ही कैजुअली, वो रफली अराउंड 450 किलोमीटर्स था। वो हमने 7 दिन में कवर किया। अच्छा, नाइस। हाँ, तो वो हाँ, कैजुअली नहीं, किया फिर था। भी अच्छा है। 50-60 किलोमीटर पर उससे डे, पहले 70। भोपाल से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक का किया हुआ है हमने गुजरात। गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अरे की। वो क्रेजी। 3 दिन में कवर किया था। तो इन सब राइड्स में क्या होटल में रुकते हैं? कैसे रुकते, कैसे रात होटल में हम overnight? रुके थे गुजरात और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाली राइड में। उसके बाद जब ले गए थे हाँ। मनाली से ले, तो मनाली तक तो हम दिल्ली से बस, तो मनाली पहुंचे, वहाँ पे बाइक असेंबल की, उसके बाद निकल गए। तो वहाँ होटल्स तो नहीं होते रास्ते में, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं जो अकोमोडेशन दे देते कैफे हैं। टाइप हाँ, जो कैफे अपना टाइप हॉल जो होते हैं। में डॉम टाइप तो सो जाओ उसमें भी साथ रुके, में, हाँ। एक बार टेंट में भी रुके। हाँ। तो क्या एज थी जब आपने पूरा किया? मैं उस टाइम था 20। 20। अच्छा, तो स्कूल के बाद एकदम कॉलेज में? हाँ, कॉलेज का फर्स्ट ईयर। हाँ, तो ये वाह यार। समर ब्रेक में ये सब कर रहे थे लोग, ये कर इंटर्नशिप कर रहे। रहे हैं, हम मनाली से मेरा साइकिल इंटरेस्ट पे। हमेशा से यही था। रन भी मैं करता था वीक में एक बार, बस खाली हाँ, वीक में एक बार 10 किलोमीटर में रन कर लेता था। तो मैं सोचता था कि अब ये हो गया पूरे वीक का, अब जरूरत नहीं है। बाद में जब प्रोफेशनल ट्रेनिंग में आए तो पता लगा कि ये तो गलत है। मतलब स्ट्रैटेजी जो प्लान करी जाती है उसके हिसाब से, तो हाँ, मतलब 10 हाँ। किलोमीटर पर वीक हाँ। मेंटेनेंस बोल हाँ। सकते हैं ये। चलो कुछ उसमें मैं फुल basic एफर्ट पे दौड़ता था। maintain मुझे है, नहीं हाँ। मालूम था कि कैसे दौड़ना है, क्या करना है। हाँ। ट्रेडमिल मिली, ट्रेडमिल पे दौड़ लिए, रोड पे गए तो रोड पे दौड़ लिए, ऐसे
तो जब लोग फर्स्ट ईयर में सोचते हैं कि कहाँ घूमने फिरने कहीं फ्रेंड्स के साथ चले जाएं, तो आप हाँ, ये एक्चुअली ये घूमने लंबी का ही साइकिल राइड्स कर रहे थे। मेरा एक फ्रेंड है, तो उसके साथ घूमने का ही प्लान था ये कि साइकिल से घूमेंगे। बढ़िया। बढ़िया है। हाँ, साइकिलिंग तो कर ही रहा था, इंटरेस्ट था साइकिलिंग में। घर वालों ने बोला नहीं वहां जाओगे चलाओगे एकदम ऐसे ट्रैफिक हाँ, रहता है तो बोलते तो साइकिलिंग हैं। थोड़ी रिस्की होती है। रिस्की तो उस होती है, उसमें। बट मनाना पड़ता है। इंडिया में तो किसने ही सुना है वैसे। हाँ। यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज में ये सब है, बाइक हाँ। टूरिंग। हम्म, एक टूरिंग बाइक अलग से आती है और बाइक के ऊपर ही वो पूरा पूरा सैडल setup होता है वैडल उसके पूरा साथ, सेटअप हाँ। होता है। पूरा उस पे आप अपना लगेज साथ लेके हाँ। चलते हो। जो अपनी दूध वाली बाइक्स होती है वो एक्चुअली टूरिंग बाइक्स होती है। हाँ। तो उसके बाद आयरन मैन 2019 में हुआ था। मुझे पहले लगता था कि आयरन मैन नॉर्मल लोग नहीं करते, कोई सुपर ह्यूमंस होते होंगे जिसमें इतनी कैपेसिटी, इतना स्टेमिना है जो करते होंगे। तो 2019 में पहले भोपाल से ब्रिगेडियर सर और जोशी मैम ने किया, तो मुझे लगा कि भोपाल से भी कोई कर सकता है। तो मैंने सोचा अपन को क्यों ना एक ट्राई दें। हाँ। तो थॉट वहाँ से आया था कि एक बार तो आयरन मैन करेंगे गोवा का जब भी होगा। तो 2019 में तो नहीं किया, उसके बाद फिर 2020 में हुआ नहीं, कोविड आ गया, 21 हुआ नहीं, 22 में फिर जो एक और लॉट था भोपाल से जिसमें जामरान भाई, नंदन भाई और बाकी सारे लोग भोपाल से गए थे, तो उनको देख के और इंस्पिरेशन मिली, और लोग भी कर रहे हैं भोपाल से, मतलब ये ट्रेंड आ रहा है। तो फिर मैंने 2022 के एंड तक मैंने सोच लिया था कि अगले साल मैं भी ट्राई लूँगा। तो रजिस्ट्रेशंस खुले, इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आया, आयरन मैन गोवा का फॉलो मैं कर ही रहा था। तो मैंने फिर डिसाइड कर लिया। मुझे ये नहीं मालूम था कैसे करना है, कब करना है, कहाँ ट्रेनिंग होगी, क्या होगा, कितनी राइड करनी है, कितनी स्विमिंग मुझे आती नहीं थी, मैंने जीरो से सीखा स्विम। क्या बात। हाँ। 2023 में आपको स्विमिंग नहीं आती? मतलब ऐसी आती थी कि जान बच जाए। हाँ, मतलब जैसे बच्चे स्विमिंग पूल में तैरते हैं ना, बस हाँ, वैसा। मतलब पैर के नीचे से वो जमीन जाती थी तो मैं नहीं सर्वाइव कर हाँ। पाता था, स्विमिंग पूल तक ही मैं था, और ओपन वाटर से मुझे डर लगता ही था। तो पहले मैंने कांटेक्ट किया जामरान भाई से, मेरे कोच भी वो हैं, ट्राइजी मैं उनको बोलता हूँ, हाँ। कोच ट्राइजी। तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा। उन्होंने स्टार्ट किया स्लो, वीक में 3 दिन 4 दिन वर्कआउट्स होते थे, स्लो इंटेंसिटी के वर्कआउट्स होते थे, कभी 1 घंटे की रन, कभी आधा घंटे की रन, कभी 1 घंटे की 2 घंटे की राइड, ऐसे करके। स्विमिंग के लिए मैंने एजाज सर से कांटेक्ट किया, तो रिवेरा पे मुझे पता लगा कि वो सिखाते हैं, मैं उनके घर भी गया। तो पहले दिन मैं रिवेरा पे गया था, मुझे याद है सर ने बोला कि मुझे दिखाओ तैर के कि कैसे तैरते हो। तो मैं गया, तो 25 मीटर का पूल है रिवेरा का, तो मैं एक साइड से दूसरी साइड जाने में ऑल आउट हो गया, मेरी मतलब इतना हाफ किया था मैं। उसके बाद सर ने बोला कि जैसा आज तैरे हो वैसा कभी नहीं तैरना, ये स्विमिंग नहीं है। तो बिल्कुल ज़ीरो से, मतलब पानी में ब्रीथ लेना, खड़े होके किकिंग करना, उससे मैंने स्टार्ट किया पूरा, धीरे धीरे करके स्टार्ट हुआ। गोवा रजिस्टर मैंने उस टाइम तक कर ही दिया था। गोवा की तैयारी होने लगी, ब्रेक वर्कआउट्स, मुझे याद है पहला ब्रेक वर्कआउट मेरा जब था, तो राइड के बाद रन थी जो, तो उसमें मेरी हालत टाइट हो गई थी कि ये कैसे करेंगे। किया जैसे तैसे, मैनेज किया, होता गया, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता गया, और फिर गोवा का एक दिन आया तो वो भी गोवा भी हो गया। उसके बाद जर्नी शुरू हुई फुल आयरन मैन की। सोचा कि अब ये तो डेफिनेटली करना है। मैं ऐसा करता हूँ कि जो मैंने एक टारगेट सोच लिया, मैं एट अ टाइम उसी का सोचता हूँ, वो अचीव होगा तो आगे का सोचेंगे, नहीं तो उसी के पीछे लगे रहेंगे जब तक अचीव नहीं होगा। तो गोवा हो गया, उसी दिन इवनिंग में सोच लिया कि करेंगे फुल आयरन मैन। कब करेंगे, कैसे करेंगे, फिर से मुझे नहीं मालूम था कहाँ करेंगे। फिर जामरान भाई के पीछे कि भाई मुझे करना है, आप बताइए। कहने लगे हो जाएगा। जैसे आप स्विमिंग का बता रहे हो, तो इस सब में आप अकेले थे मोस्ट ऑफ, जब गोवा की ट्रेनिंग चल रही थी, जैसे ब्रेक वर्कआउट करा तो आप ब्रेक उस टाइम वर्कआउट अकेले? मेरे first जनरली break- जामरान भाई और नंदन भाई के साथ होते थे। वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे बार्सिलोना फुल की, उन्हीं के साथ मैं चला जाता था अपने हाफ की प्रैक्टिस करने। तो मजाक में कभी ऐसी बात भी निकलती थी कि तैयारी फुल ही तो कर लो। हाँ मतलब फुल ही कर लो, इससे हाँ, अच्छा तो जो हमारे साथ हाँ। ट्रेन कर रहे हो। तो फुल तो करना ही था मुझे, हाँ। बट उस टाइम मैंने नहीं बोला कि पहले हाफ हो जाए हाँ। उसके बाद फुल का बोलूंगा। तो बढ़िया ट्रेनिंग रही, मज़ा आया। अकेले ट्रेन करना तो बहुत मुश्किल है, कोई साथ में होना चाहिए जो आपको कंपनी दे, बातचीत हो। राइड हमारी 3 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की, फुल आयरन मैन की बात कर रहा हूँ, कब हो जाती है पता नहीं चलता, बात करते करते हो जाती है, एंजॉय करते करते। और सबसे बड़ा मोटिवेशन तो निकलने का होता है ना, निकल ले। कोई मिलने वाला हो, कोई वेट हाँ। कर रहा हो, तो सुबह 4 भी हो, 3 भी हो,
अगर आप Actually, अकेले निकलना चाहो बिस्तर से 3 बजे, आप बोलोगे चलो आधे घंटे और, हाँ, अब फिर रात निकल के जाते 3 हैं। बजे वो तो काफी वो है। एक्चुअली अब मैं क्या बोलूं, मैं तो अकेले ही करे हैं सारे, तो फिर नहीं मिल पाती कंपनी हमें। बट नहीं, आप लोग का ये अच्छा है, आप लोग इकट्ठे करते हो तो उससे कंपनी मेक्स करेक्ट, बहुत फर्क पड़ता है हाँ, यार, पेस में, सब बहुत कुछ कुछ में। सीखने को मिलता है। नहीं, और आप करेक्ट है। जिन लोग के साथ कर रहे हो वो तो एकदम हार्डकोर हाँ, रेगुलर नहीं, है, और उनका तो हाँ, मिस होने का चांस तो ही नहीं मैं है। वही थैंकफुल हूँ कि उनकी कंपनी मुझे मिली, हाँ। उनके साथ रह के मैं ट्रेन कर पाया, हाँ, और उनका बहुत बड़ा हाथ है फुल आयरन मैन भी यहाँ तक जो पहुँच पाया हूँ। उसमें जामरान भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है, नंदन भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद हाफ आयरन मैन तो मैंने पूरा एजाज सर के अंडर स्विमिंग करके किया। उसके बाद फुल के लिए मुझे अर्चित सर ने भी बहुत हेल्प की। 50 मीटर का जो प्रकाश तरण पुष्कर पूल है, वहाँ पे मेंबरशिप ले ली थी, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस थे जो उन्होंने बताए, प्रैक्टिस किया, तो उससे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है। जब एक कंपनी मिलती है ना, तो मतलब बोलते हैं जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतने ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पता नहीं थी, साथ में रह के सीख गए। तो जब फर्स्ट टाइम ओपन वाटर गए तब कैसा था? फर्स्ट टाइम ओपन वाटर में तो सर के पीछे पड़ा हुआ था, एजाज सर के पीछे, कि सर कब चलेंगे कब चलेंगे। उन्होंने बोला जब तक नॉन स्टॉप लैप्स पूल में नहीं लगेंगे, जब तक अपन ओपन वाटर नहीं जाएंगे। कितने लाख? अब बोले जितने भी लगा लो। मैं 10 15 20 25 तक तो मैंने खींच लिया नॉन स्टॉप। फिर एक दिन आया ओपन वाटर, वाटर फियर जो होता है, लोगों को फोबिया होता है, वो मुझ में नहीं था थैंकफुली। तो पहले ही दिन मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ ठीक है, मैंने इतनी प्रैक्टिस की है महीनों पूल में, तो कर लेंगे। तो पहले दिन तो मैं पूल समझ के पानी में चला गया, बाद में नीचे ज़मीन गई तो पता लगा अच्छा अब आ गए तालाब में। उसके बाद ठीक था, मतलब ऐसा नहीं रहा कि कुछ गलत हुआ, बढ़िया रहा ओपन वाटर भी। तो अब कितने दिन बचे थे आयरन मैन में जब ये करा उससे? ओपन वाटर में गया था आयरन मैन के 1 महीने पहले। बस 1 महीने पहले अच्छा, 1 महीना। अच्छा, तो फिर आयरन काफी मैन गोवा हमारा था अक्टूबर में, मैं गया था सितंबर में। उससे पहले मैं पूल में प्रैक्टिस कर रहा था। वो पूल भी मतलब बस 2-4 बार ट्रायल वाले ही हो गए ओपन वाटर सेशन में। हाँ, बट एक बार ओपन वाटर गए, फिर उसके बाद कंटिन्यू जाती रहे। पूल पूल जाना में कम कभी कर नहीं दिया, गए। पूल जाना हाँ। गए थे बट कम कर दिया था। पानी में फिर डिस्टेंस बढ़ाने लगे। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि लोग अभी भी मजाक मजाक में ये बात निकलती है कि मुझे पानी के अंदर कुछ भी फील हो जाता है। अब जैसे कोई झाड़ी आई पानी में तो मुझे ऐसा फील होगा कि मछली आ गई। तो मेरे साथ अभी भी मैं जाता हूँ तो एक बैक ऑफ द माइंड ये डर बना रहता है कि पानी में मगरमच्छ है, आ जाएगा तो क्या करेंगे। बट अभी तक जितने लोग वहां पे गए हैं उनसे सुना नहीं कि कभी मगरमच्छ यहाँ पे आए। इसलिए हम सुबह पहले नहीं जाते ना, पहले किसी और को एक्चुअली पहले भी जो शीतल दास की बगिया है ना, वहाँ पे एक अंकल आते हैं हाँ। जो अंधेरे में पानी में जाते हैं हाँ। और सनराइज के बाद निकलते हैं। हाँ। तो वो हमारा चेक है एक। वो बाहर आते हैं तो हम अंदर जाते हैं, अगर वो नहीं दिखते तो फिर हम अंदर नहीं जाते। नहीं करेंगे, नहीं, ये कभी 6 नहीं। बजे ही ठीक। वो बाहर आते हुए हमें दिखते हैं तो मतलब ठीक है, पानी ओके, अब अपन जा सकते हैं। अरे वो अंकल, हम लोग भी गए थे जब, तो मैं तो हैरान था। मैंने सर को बोला, एजाज सर को, 6 बजे अपन जल्दी नहीं आ रहे, अभी तक तो सनराइज भी नहीं हुआ। तो देखा तो वो अंकल अंधेरे में आ रहे हैं। वो मैंने finish कहा करके यार आए। ये तो वो एक हमारा चेक पॉइंट है अंकल, वो बाहर आते हैं तो ही हम पानी में अंदर जाते हैं। नहीं, इसका तो मुझे क्रेडिट आपको भी देना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम जब मैं बड़े तालाब में गया था आप स्विमिंग तो करने, बढ़िया स्विम करते, तो फिर तब बढ़िया कर ही रहे आप थे। और जामरान भाई हाँ, थे। उस दिन मैं देख तब रहा था मैंने- साइड हाँ। से। तब मैंने इन लोग का रिदम भी डिस्टर्ब कर दिया था, क्योंकि थोड़ा आगे गया, मैंने कहा अब तो मुझे वापस ही जाना है, अब मैं नहीं जा बढ़िया, पाऊंगा आप तो इतने बढ़िया आगे। तैर रहे थे उस दिन भी। आपको तो स्विमिंग आती थी पहले से। हाँ, नहीं स्विमिंग हाँ। आती थी, पर क्या है, फर्स्ट टाइम जब आप जाओ ना, हाँ। तो आपको ही नहीं पता रहता आप कितने तेज हाथ पैर चला रहे हो। करेक्ट। तो मैं कहा यार मैं तो इतनी तेज जा रहा हूँ, मैं तो कभी पूल में देखने की आदत हो जाती है, जमीन है तो अच्छा हम इतने आगे जा वॉल रहे दिख हैं। जाती है पूल में कभी। ओपन चीज़- वाटर इज नॉट जस्ट अबाउट स्विमिंग, इट्स मोर मतलब वो फियर ऑफ अननोन। हाँ करेक्ट। जैसे और एक अंधेरे बहुत से बड़ी science डरता है है। आदमी, तो पानी भी water swimming, अंधेरा हो हाँ। जाता है ना, मतलब अननोन की अब इसमें से कौन सा सांप कौन सा राक्षस कुछ आपको भी नहीं निकल पता। के आ सकता है। आपको नहीं पता, अल्टीमेटली ऐसा कभी हुआ नहीं है। बट इनकेस अगर पानी में मगरमच्छ आ गया तो अपन कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा वही करेगा, अपने हाथ में क्या है। बट अपन इसलिए हम इसी तो बोट कॉन्फिडेंस वोट से वाले को लेके अपन इसी चले वहीं कॉन्फिडेंस से बैठे। जाते हैं कि अभी तक किसी ने नहीं हाँ। देखा यहाँ पे, हाँ। और मगरमच्छ की टेरिटरी ये नहीं है। वो जो टापू बना है ना तालाब में, वो कट ऑफ उसके है। वन विहार के साइड मगरमच्छ है, तो बिल्कुल है, उसके बिल्कुल। इधर नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं, लोग आ रहे हैं 25 साल 30 साल से वहाँ स्विमिंग कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस पे हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ चलो ठीक है, ये सेफ एरिया है। नहीं, वेल सेड, क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम अपनी वही वाली फोटो डाली थी ना, हाँ। तो मुझे तो लोगों के मैसेज आ रहे थे, अरे वहाँ पे तो मगरमच्छ हैं, ये है एक्चुअली वो लोग ज्यादा है। डराते हैं, अपन तो कम डरते हैं। एक बार स्विमिंग करके आए, 2 बार आए, फिर लोगों को जैसे पता लगता है ना, तो कहते हैं यार क्या पागलपन है, क्यों चले गए पानी में, वहाँ ये हो जाएगा, डूब गए तो कौन आएगा बचाने।
क्यों डूबेंगे, क्यों कोई आएगा, अपन प्रैक्टिस उस चीज़ की कर रहे हैं, महीनों उस चीज़ में अपन ने निकाल दिए, लगे हुए स्विमिंग में, कंटिन्यू लैप्स आ जाए, ब्रीथ एफिशिएंट हो जाए, उसी के बाद अपन जाते हैं। और ऐसा नहीं सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते, अपने पीछे बॉय बना रहता है, बोट अपन साथ में लेकर जाते हैं। अब देखो बिल्कुल। बुरी चीज़ होने का कोई टाइम तो नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं अपन ट्राई भी ना करें। जब आपने लोग अपने फ्रेंड्स को बताया था कि आप आयरन मैन करने वाले हो, फैमिली को उन्होंने कुछ बोला कि क्या कर रहे हो? मैंने फ्रेंड्स को तो नहीं बताया, फैमिली मेंबर्स को बताया था, और उनसे भी बोल दिया था कि किसी को बताना मत, जब हो जाएगा तभी बताएंगे। यहाँ भी बहुत मैच करती है हाँ, फिलॉसफी। बहुत ज्यादा। हाँ, फैमिली को तो बताना जरूरी है, हाँ। बैक सपोर्ट तो फैमिली है, हाँ। ओवरऑल देखा जाए तो। नहीं, ऐसी चीज छुपाई नहीं जा सकती। नहीं छुपती, करेक्ट, मैंने उनसे भी बोल दिया था, फैमिली मेंबर से ही भी बोल दिया था कि मैं तो कर रहा हूँ, बट ये ज्यादा डिस्क्लोज मत करना हाँ, लोगों में। बट कहाँ किसी के पेट में कोई बात टिकती है, वो फैल तो गई वो तो। अच्छा, तो फिर बिफोर ही पहले लोगों को पता चल हाँ, गया कि सबको कर रहे हो पता था। ट्रेन। हाँ, नहीं, फिर क्या हुआ? कुछ लोग पूछ रहे थे आयरन मैन क्या होता है? हाँ, पहले पूछा आयरन मैन, तो जब मुझे नहीं मालूम था तो आयरन मैन कोई बोलता था, मैं भी सीधे मार्वल पे पहुंच जाता था। अपने लिए आयरन मैन तो वही था। कॉमिक बुक्स हाँ। वाला। मैंने बताया कि ट्रायथलॉन होती है, उसमें पहले स्विमिंग, फिर साइकिलिंग, फिर रनिंग साथ में करनी पड़ती है। तो बोले क्या पागलपन है यार, इतने इतने घंटे ट्रेनिंग करो, पसीने, बढ़िया संडे एंजॉय करो, घूमने जाओ कहीं पे। तो इंटरेस्ट साइकिलिंग में था ही, रनिंग में थोड़ी बहुत टूटी फूटी करता ही था, जैसे भी एक टास्क अच्छा लगा मुझे, स्विमिंग में एफर्ट डालने थे, बाकी तो हो जाता। तो जामरान भाई के अंडर मैंने ट्रेनिंग ली और बढ़िया रहा सब। और जामरान भाई के साथ ये भी है ना, वो प्लेयर मैनेजर है, जैसे फुटबॉल में प्लेयर मैनेजर बहुत रेयर होता है कि खेलेंगे भी मैनेज भी करेंगे, तो वो एक एक्स्ट्रा वो है। और वो तो ऐसे कि कभी वर्कआउट मिस ही करने का छोड़ ही दो, अनलेस ना उनका वर्कआउट मिस नहीं होता, अपना तो फिर भी कभी हो जाता है, उनका वर्कआउट मिस नहीं होता। उन्हीं को देख के तो कई बार मैं भी सोचता हूँ कि यार आज छोड़ने वाला था, आज नहीं छोड़ते, वरना फिर वो बोलेंगे कि ये वाला वर्कआउट छोड़ दिया। तो कई बार उनकी वजह से मैं छोड़ भी नहीं पाता वर्कआउट, करना तो है ही उनकी वजह से, बट छोड़ना भी नहीं है, वो भी उन्हीं की वजह से। आपकी तैयारी हो गई पूरी, प्रेपरेशन, आप गोवा पहुंचे, तो कुछ ऐसे कोई इंसिडेंट हुए हो वहां पे आयरन मैन में, एक्सपो पे? मैं आपको बताता हूँ, गोवा में 1 वीक पहले पहुंच गया था मैं, ट्रेन से गोवा गया था, तो मैं रात को अपनी होटल पहुंचा था। तो इतना एक्साइटेड था मैं कि रात को 9 बजे मैं होटल पहुंचा, मैंने रूम की चाबी ली और मैं रूम तक भी नहीं गया, मैंने वहीं पे अपना बाइक बॉक्स खोला, बाइक असेंबल करने लगा। मैं ट्रेन का थका थकाया था, तो एक्साइटमेंट इतना था, मैंने ना खाना खाया, खाली रूम की चाबी ली चेक इन करके। उसके बाद बाइक असेंबल करके पहले मैंने सोचा कि एक बार टेस्ट राइड कर लेते हैं, उसके बाद रूम में जाके आराम से खाना वाना खाएंगे, सोएंगे, जो भी होगा, बट पहले बाइक ओके होनी चाहिए। तो बाइक असेंबल की, 2-3 किलोमीटर की टेस्ट राइड भी कर ली वहीं होटल के सामने। उसके बाद अगले दिन सुबह एजाज सर आने वाले थे, वो आए, स्विमिंग के लिए गए। गोवा का स्विम सबसे बड़ा डिफरेंस ये कि पानी नमकीन है, यहाँ तो कभी नमकीन पानी प्रैक्टिस की नहीं। उसके बाद जैसे तैसे मैनेज किया स्विम। वहाँ पे उन्होंने एक वॉलंटियर को बुलाया हुआ था, गोवा से ही लोकलाइट था वो, तो वो कयाक लेके आया था और वो हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहा था। तो हुआ ये कि पहले दिन जो कयाक लेके आया, तो मैं तो एक्साइटेड ही था पूरे, मतलब इवेंट से पहले तक, कि अब जो भी करेंगे बहुत बढ़िया करेंगे, अपन से अच्छा कोई नहीं करेगा। मेरे दिमाग में तो ये सेट था, ठीक है, कर रहे हैं, स्विम किया, फिर उसके बाद बाइक की भी प्रैक्टिस की, रेकी कर ली रूट पे जाकर, उसके बाद रन कोर्स पे भी रन कर लिया। उसके बाद ऐसे ही 2 दिन निकल गए। एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिस स्विम चल रही थी मेरी गोवा के बीच पे, एंट्री और एग्जिट की। तो एंट्री एग्जिट कर रहे थे, 5-6 बार मैंने प्रैक्टिस किया था, बट जो लास्ट टाइम मैं वापस आ रहा था, तो वापस आते टाइम शोर पे मुझे मेरे लेफ्ट पैर में किसी चीज़ ने काटा। तो मैं पानी में भागते भागते एकदम पैनिक हो गया, मैंने कहा क्या काटा। तो मैं भागते भागते बाहर आया स्पीड से, तो देखा तो मेरे लेफ्ट पैर में एंकल के नीचे ब्लीडिंग होने लगी, बहुत पेन बढ़ गया था उस टाइम तक। तो वहाँ सब लोग थे, भोपाल से हम 8-10 लोग थे। तो वहाँ पे उन्होंने देखा, पेन बढ़ते गया, कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो वहाँ पे मेरा विजन थोड़ा हल्का हल्का सा ब्लर होने लगा था, मैं लेट गया वहाँ पे। फिर उसके बाद वीरेंद्र भाई ने एक्टिवा उठाई और मैं ऐसे ही था, मतलब स्विम शॉर्ट्स में और स्विमिंग का कैप लगा और गॉगल्स लगे, मैं एक्टिवा पे बैठ के पीछे मैप पे हॉस्पिटल ढूंढ रहा हूँ, नियरेस्ट हॉस्पिटल नियर मी। तो भागते भागते हम अपोलो हॉस्पिटल गए गोवा के। वहाँ गए तो अननोन बाइट डिटेक्ट हुआ, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था कि वो क्या था। पेन वहाँ उस टाइम पे बहुत बढ़ चुका था। उसके बाद मुझे आईवी लगाई, उसमें पेन किलर दिया पहला शॉट, तो इतना रिलीफ नहीं मिला। मैंने बोला कि पेन कम नहीं हो रहा, तो एक एंटी एलर्जिक लगाई कि कोई
एलर्जी ना हो जाए उससे। एक एंटीबायोटिक दी, फिर भी पेन कम नहीं हो रहा, तो एक और पेन किलर लगा, तो टोटल 4 इंजेक्शंस मुझे लगे। उसके बाद भी पेन धीरे धीरे, मतलब एकदम तो नहीं गया, उसके बाद भी हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 4-5 घंटे के बाद पेन थोड़ा कंट्रोल में आया। उसके बाद बाकी फिर सब ठीक हुआ। आधा दिन तो मेरा ऐसा गया था कि अब मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, गोवा में कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा कि नहीं, बट थैंकफुली हो गया था, सब तो सही ये रहा। स्विम सुबह के टाइम की होगी? ये सुबह के टाइम की थी। तो लंच दिन- तक आप हॉस्पिटल में एकदम परेशान हो रहे हाँ हो? परेशान, मैं क्वेश्चन में आ गया था कि अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसी दिन फिर ठीक हो गया मैं, मतलब दिन के 3 या 4 बज रहे होंगे, तो उस टाइम वापस आए तो पता लगा कि शाम में जो प्रैक्टिस स्विम था, तो एक वॉलंटियर को किसी ने फिर से वो बाइट किया, कि वो जिसने भी किया था, तो हम 2 ही थे पूरे गोवा में जितने लोग थे, एक मैं और एक वो जिसको बाइट हुआ। बाकी जेली अटैक तो होता ही है, वो तो मैनेज हो जाता है, बट वो पेन ऐसा था कि आज भी मेरे पैर पे उसका निशान है, वो परमानेंट पड़ गया। तो वो कुछ और ही था, या कोई हाँ। पर्टिकुलर टाइप की फिश भी होती है जेली फिश ही, जो काफी डेंजरस होती है, उसका फिर ट्रीटमेंट अलग होता है। अटैक करती है तो ब्लीड नहीं करता ना, ये कुछ और ही था, कुछ और ही था। कुड बी एनीथिंग। इलेक्ट्रिक काफी, रे हाँ। वहां पे बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिक रे होगी, उसने अटैक, अब पता नहीं व्हाटएवर जो भी था वो। बट कुछ जो भी था पॉइजनस था, क्योंकि आप जो सिम्टम्स हाँ, डिस्क्राइब कर रहे हो हाँ, उसमें अच्छा खासा पॉइजनस पॉइजन था। बाद बॉडी में में मैंने गया है। भोपाल आके उसके बारे में पढ़ा, तो पता लगा कि उसने नर्वस सिस्टम पे अटैक किया, इसलिए थोड़ा विजन हाँ, पे भी वही इफेक्ट आया था। तो थैंकफुली क्योर मिल गया था, हाँ। सब कुछ हो गया था टाइम पे, तो बढ़िया रहा। एक्सपो आया, एक्सपो में गए, बहुत एंजॉय किया एक्सपो में भी। इतना बड़ा एक्सपो मैंने पहले नहीं देखा था, मेरे लिए तो बहुत बड़ा इवेंट था ये। तो वहाँ पे चेक इन किया, बिब नंबर लिया, बाइक रेडी की, फिर शाम में बाइक मैंने चेक इन कर दी ट्रांजिशन एरिया में। इवेंट में गए कॉन्फिडेंटली, सब बढ़िया पार्टिसिपेट किया। गोवा की रन मैं नहीं भूल पाऊंगा कभी, स्विम भी हो गई, बाइक भी हो गई। रन में तो जो ह्यूमिडिटी होती है वो नेक्स्ट लेवल है, वो अपन गोवा के अलावा कहीं फील नहीं कर सकते, वो ह्यूमिडिटी जो होती है। 3 लूप का कोर्स शायद इस साल भी 3 लूप का ही था। 2 लूप तो बढ़िया हो गए भागते भागते, तीसरे लूप में तो जो हालत टाइट हुई है, धीरे धीरे मैं रन कर रहा था, तो वो जो एक ऊपर की एक क्लाइंब आती है ना गोवा में, तो वहां पे मेरे सामने एक कोई फॉरेनर था, वो ब्लैकआउट होके गिर गया। अरे बाप रे। गोवा के तीसरे लूप में। तो मैंने खुद को कंट्रोल किया, मैंने कहा ये भागते हुए नहीं, खाली इतना सा क्लाइंब जो है ये वॉक करके चल लेते हैं, उसके बाद बाकी पूरा रन कर लेंगे। तो वहां पे मुझे उसको देख के लगा मेरे सामने एक गिर गया कोई, तो मैंने कहा यार ये तो ज़्यादा ही टफ हो गई सिचुएशन, जिससे प्रैक्टिस इतनी की नहीं थी। तो थैंकफुली मेरा तो बढ़िया हुआ, भोपाल से जितने भी लोग गए थे सबका बढ़िया हुआ था उस टाइम। एक किसी की डेथ भी हुई थी वहां पे उसी साल। हाँ, वो बाद में पता लगा था, भोपाल आने के बाद वहाँ वही तो नहीं थे जो आपके सामने थे, कोई या कोई और अब थे? वो मैं पहचानता नहीं फॉरेनर था, होते जो तो भी पता है। होता, पता, हाँ, आ जाता न्यूज़। तो वहां पे जो वॉलंटियर्स पानी वानी डालते हैं, और वो आपने हर बार डलवाया पानी यार? हाँ, वो मेरी गलती ये हुई कि मुझे पता नहीं था, मेरा पहला इवेंट था इतना बड़ा, तो गर्मी बहुत तेज लग रही थी मुझे। मैंने पानी तो डलवाया, सर से लेके पैर तक मैं पूरा गीला हो गया था, पैर जूते मेरे गीले हो गए थे। मैंने स्पॉन्ज लिए, बर्फ वाले जो ठंडे स्पॉन्ज होते हैं, वो मैंने यहाँ शोल्डर से फंसाए, मैं भागता रहा। मुझे पानी डालने के बाद पता लगा ये नहीं करना था, पूरे जूते जो स्पॉन्जी हो गए थे, स्किन भी, मतलब फिर मजा नहीं आता। ब्लिस्टर्स मुझे तो नहीं हुए थे, बट वो फिर फील अच्छा नहीं आता गीले शूज में, गीले सॉक्स में भागने में। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगा अब तो यार चल ही लेता हूँ, बस हो गया, या पूरे हाँ, बस वो वो जो मेरे सामने ब्लैकआउट हुआ था ना, उसको देख के मुझे लगा कि अब मैं चल लेता हूँ, मुझे अगला ब्लैकआउट होने वाला बंदा नहीं बनना। तो मैंने वो क्लाइंब जो था वो वॉक करके किया, उसके बाद फिर पूरा रन करके खत्म किया मैंने। हाँ, नहीं तो मैं उसको नहीं काउंट करूंगा उसमें के चल के, कि भाई ऐसी हालत हो गई वो कि तो हर लास्ट बारी के क्लाइंब 3-4 तो चल के ही हो रहा था। क्लाइंब तो चल के ही हो रहा था, मैं अपनी बात करूँ तो। हाँ, एक्चुअली वहाँ पे क्लाइंब चल के ही होता है। और प्यास इतनी लग रही थी कि हर बार पानी, तो जो पानी के लिए ब्रेक, उसमें भी थोड़ा। तो हमने काफी चीजें बात करी रनिंग, बाइकिंग, स्विमिंग के बारे में, बट एक हिडन डिसिप्लिन भी है ट्रायथलॉन का, जो हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो वहाँ उसके बारे में कब से आपको पता लगा? ये आपने पहले भी एक्सपीरियंस करा था? एक्चुअली न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ट्रेनिंग पीरियड में आपको न्यूट्रिशन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जनरली लोगों का परसेप्शन क्या होता है कि ट्रेनिंग तो कर लो, रेस में देखेंगे जो भी होगा, बट न्यूट्रिशन भी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करना पड़ता है, उसके बगैर तो ट्रेनिंग में भी प्रॉब्लम होती है नहीं तो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके 2 घंटे की राइड है, मतलब कैलोरीज आपको चाहिए होती हैं कुछ भी करके, तो किस सोर्स में आप कैलोरीज ले रहे हो? कुछ लोग एनर्जी बार्स रखते हैं, कुछ लोग बनानास खाते हैं, कुछ लोग जेल्स खाते हैं, सबकी अपनी अपना तरीका है जिससे जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैं जनरली सैंडविच खाता हूँ, ब्रेड, उसमें पीनट बटर या तो लगा लिया,
वो हो गया, बनानाज रख लिए, जेल्स खा लेता हूँ कभी कभी, एनर्जी, मतलब मिक्स करके कॉम्बिनेशन सेट करके उसको न्यूट्रिशन प्लान करना पड़ता है। गोवा में मेरा न्यूट्रिशन पूरा प्लान था। ट्रांजिशन बैग्स जो थे, स्विम करके आया तो मैंने सबसे पहले हेलमेट लगाया, बाइक उतारने से पहले मैंने न्यूट्रिशन अपनी पॉकेट्स में रखा। ट्रांजिशन एरिया में मैंने कुछ खाया नहीं, उसके बाद मैं बाइक लेके निकल गया। जैसे ही बाइक पे बैठा तो आई टुक 1 जेल। उसके बाद मैंने पूरा प्लान किया हुआ था न्यूट्रिशन, कितने किलोमीटर पे क्या लेना है, कब पानी लेना है, कितना ml पानी लेना है। जनरली मेरा 90 किलोमीटर से मैंने 3.5 बॉटल्स पानी की पी ली थी, तो हाइड्रेशन तो मेंटेन था ही। उसके साथ में जेल्स खाए मैंने, उसके साथ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो योर बॉडी नीड एक्स्ट्रा सॉल्ट, तो सॉल्ट कैप्सूल एक सोर्स होता है जिससे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक जो भी डेफिशिएंसी होती है वो पूरी हो जाती है। तो सॉल्ट कैप्सूल भी मैंने 1 घंटे पे 1 लिया गोवा में। उसके बाद जेल मैंने हर 1 घंटे में, मतलब हर 2 घंटे में 3 जेल्स लिए। आप उसको डिवाइड कीजिए जो भी होता है, अराउंड 45 मिनट्स हाँ, ऐसे कुछ रफली आता है, अराउंड हाँ, 45 वही मिनट्स होता पे है तो advisable। जेल लिया। तो ऐसे करके मैं प्लान करके गया था पूरा। उसके बाद बाइक ख़त्म हुई तो मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरी बॉडी न्यूट्रिशन की वजह से अंडर परफॉर्म कर रही है। वो एक मेरे साथ प्लस पॉइंट पूरे टाइम था। उसके बाद मैंने बाइक T2 में जब मैं आया, रैक करी, तो पूरा न्यूट्रिशन मैंने रन का अपने साथ पॉकेट्स में रखा, फिर मैंने रन स्टार्ट करी। तो रन में तो आपको बहुत सारे एड स्टेशंस मिल जाते हैं जहाँ पे ऑरेंजेस, बनानाज और इवन वो नमक भी देते हैं कहीं कहीं, तो वो खाते पीते रहे, बढ़िया रहा। उसके साथ पानी में इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं कि सादा पानी पीते हैं, सादा पानी आपका इलेक्ट्रोलाइट की जो डेफिशिएंसी बॉडी में होती है वो रिप्लेस नहीं कर पाता, तो यू नीड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स। फास्ट एन अप मैं जनरली यूज़ करता हूँ, तो वो मैंने पूरी एक अपने रख लिया था पॉकेट में। उसके बाद स्ट्रैटेजिकली मैंने पानी भी प्रॉपर लिया फास्ट एन अप के साथ। वहाँ पे उनका वो भी था, हर्बल लाइफ का भी वो इलेक्ट्रोलाइट होता है वहाँ पे, तो वो मैंने ट्राई किया मगर वो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। टेस्ट, मतलब अब प्रैक्टिस नहीं थी उसकी, वो कुछ नया लग रहा था, तो मैंने तो अपना कैरी किया पूरा और हो गया। तो एक तो आपने सही बात बोली, पानी एक्चुअली मैंने तो यहाँ तक सुना कि पानी डेंजरस भी हो सकता है। अगर सादा पानी पियो तो वो और इलेक्ट्रोलाइट को बॉडी से फ्लश आउट कर देता है कई बार। तो ये मतलब तो बहुत नॉर्मली तो जरूरी है कि अपन पानी चल जाता है, बट इफ यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा देन योर बॉडी विल आल्सो नीड समथिंग एक्स्ट्रा। हाँ, बिल्कुल सिंपल सा लॉ है वो तो। मतलब वो स्पोर्ट्स में ही अप्लाई करता है, हाँ, ऐसे हाँ, आम जिंदगी में तो हाँ, प्लीज पानी पी 4-5 लीटर पानी। नहीं, वो तो फिर आम जिंदगी में तो हाँ, पानी से अच्छा कुछ नहीं है। बिल्कुल। और तो आपने बाइकिंग शुरू कर दी थी, आप कब 18 में आपने लॉन्ग डिस्टेंस सबसे लंबी राइड पहले कब करी थी? मतलब लंबी इन द सेंस मोर देन 10 डबल डिजिट्स में आ गए जैसे? नहीं, मेरी पहली राइड जो थी वो थी भोपाल से भोजपुर टेम्पल की, जो प्रॉपर राइड थी। पहले, उससे पहले तो मैं वीआईपी रोड पे 1 लैप लगा लिया, 2 लैप लगा लिए। मेरी बाइक थी उस टाइम पे, बाइक का नाम था हरक्यूलिस। हाँ, हरक्यूलिस की डर्ट राइडर थी, तो उसमें आगे का टायर पतला था, पीछे का टायर मोटा था। अरे वाह, अच्छा। हाँ, तो उसमें मैं समझता था कि ये बाइक बहुत बढ़िया है, इसमें मोटा टायर है। बाद में जाके पता लगा कि टायर मोटा तो ये नुकसान वाली बात है। बाद में तो टायर की लॉस। हाँ, करेक्ट। पहले तो ये लगता था, मतलब ये बिल्कुल ही स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ मैं। दिखती तो कूल है ना, जैसे कूल हम दिखती गाड़ी थी, में भी करेक्ट। बड़े और बड़े टायर उस टाइम पे साइकिल से पीछे कैरियर था, तो उसमें कैरियर नहीं था, हाँ, वो और कूल दिखती थी। तो वहां से स्टार्ट करी। उसके बाद मैंने फिर हीरो स्प्रिंट ली। हीरो स्प्रिंट मैंने चलाई काफी टाइम, उससे कोलार डैम की राइड करी। तो हरक्यूलिस में गियर थे वैसे? गियर नहीं थे, बट मैंने चल रहा था, गियर लगवा सिंगल लिए गियर थे। बाइक? नहीं, फिर लगवा लिए थे अच्छा, बाद में लगवा उसमें लिए, गियर अरे मैंने। वाह। हाँ, तो 7 स्पीड गियर लगवाए थे उसमें हाँ, मैंने, तो सिर्फ रेयर वाले खाली जो, पीछे हाँ। वाले। हाँ, तो उसके बाद मैंने फिर हीरो की स्प्रिंट ली। हीरो स्प्रिंट ली। उसके बाद हीरो स्प्रिंट के बाद मैंने फिर मॉन्ट्रा ली। मॉन्ट्रा एक्चुअली ये टीटी बाइक थी अरे पहले। वाह, हाँ, अच्छा। टीटी बाइक थी, तो उससे प्रैक्टिस करने लगे। आयरन मैन गोवा मैंने उसी पे किया। उसके बाद फुल आयरन मैन के लिए मैंने दूसरी बाइक ली थी। तो टीटी बाइक आपकी फुल शिफ्टर्स विफ्टर्स प्रॉपर उसके साथ आया होगा पूरा? हाँ, मतलब सेटअप टीटी जो बाइक ट्राई सेटअप थी, होता है। बट बेसिक थी वो। इतना अच्छा। कोई हाई एंड उसमें ग्रुप सेट नहीं था। सोरा है उसमें, एलॉय फ्रेम है और 23 के टायर्स हैं। बाकी उसमें अपग्रेड्स करे मैंने, व्हील सेट्स हेवी थे तो व्हील सेट्स लाइट वेट कर लिए, ऐसी चीज़ें फिर अपग्रेड करते गए थोड़ा स्टेम थोड़ा। वेम चेंज हाँ, कर ली स्टेम होगी, इजी टू चेंज हाँ, चीजें जो होती हैं। जो मैनेज कर सकते थे वो किया। बाकी गोवा तो उसी से किया मैंने। तो अभी दोनों बाइक्स हैं? अभी मेरे पास मॉन्ट्रा है और बीएमसी मैंने ली थी फुल आयरन मैन के लिए, हाँ। तो वो है।
तो बीएमसी में कुछ मॉड्स वॉड्स करे? बीएमसी रोड बाइक सेटअप पे ली थी कि ट्राई सेटअप पे ली? बीएमसी TT मेरी में टाइम ली मशीन थी। है, हाँ। टाइम मशीन टीटी बाइक है वो तो बढ़िया बाइक है, फुल कार्बन है, लाइट वेट है, 105 ग्रुप सेट है, तो काफ़ी एफिशिएंट है अभी तक तो। उसमें हाँ व्हील्स अपग्रेड किए हैं, खाली डीपर सेक्शन के व्हील्स लगाए, उसमें नॉर्मल व्हील्स आते हैं, तो अभी तो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़िया है वो। आगे देखते हैं, अगर परफॉर्मेंस बढ़ी तो और अपग्रेड करेंगे। तो क्या इन 3 बाइक्स में आपने कितना कितना बाइक के हिसाब से डिफरेंस देखा, अगर आप सेम अपनी वो पावर लगाओ? बहुत फर्क पड़ता है इक्विपमेंट्स पे, तो स्पेंड करना आपका एक इन्वेस्टमेंट है, ये आप फिजूल खर्ची नहीं बोल सकते। आप जितने अच्छे इक्विपमेंट्स लेंगे वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल वेट सूट है स्विम के टाइम पे, तो वेट सूट आपका एक इन्वेस्टमेंट है, आपकी स्विम सुधार देता है, वो बॉयंसी बढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी बाइक्स पे भी यही अप्लाई होता है कि हायर एंड बाइक आपके एफर्ट्स बचाती है। टीटी बाइक जो है कंपैरेटिवली रोड बाइक से एफर्ट्स आपके कम स्पेंड होंगे टीटी बाइक पे, रोड बाइक्स पे आप ज़्यादा एफर्ट्स पुट ऑन करोगे, ये होता है। टीटी बाइक की ज्योमेट्री ऐसे डिज़ाइन होती है कि आप उस पर एरोडायनामिकली ज़्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हो, एक प्लस पॉइंट तो है अपग्रेड करने का। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह इस बीच में? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो साथ में चली रही थी। हाँ। वीक में 2 से 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक दिन लेग्स होता था, एक दिन पूरा पुलिंग वर्कआउट होता था, एक दिन पुशिंग वर्कआउट होता था, तो ऐसे डिवाइडेड थे। इसमें भी कुछ जमरान जी की याद आ रही है मुझे। हाँ। उन्हीं के अंडर ट्रेन किया हूँ, तो उन्हीं की बात बताऊंगा। उसके पहले करते थे वैसे जिम में कुछ? हाँ किया तो था, मतलब चले गए थे फ्री टाइम में, शौक में, मगर प्लान के साथ ऐसे प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बस खाली जाते थे, थोड़ा बहुत वेट उठाते थे, आ जाते थे, ऐसा था। खत्म करके कुछ फील आई कि हाँ कुछ किया, या क्या क्या फीलिंग थी लाइक खत्म करके? हाँ मतलब एक प्राउड फीलिंग आती है कि इतने टाइम से जो मेहनत कर रहे हैं वो फाइनली उसका रिजल्ट आपको सामने दिख रहा है। तो जब गोवा का 100-150 मीटर फिनिश लाइन सामने दिखती है ना, तो कितनी बॉडी थकी हुई हो, फिनिश लाइन तो स्पीड में ही होती है, क्रॉस जो करते हैं ना, तो वहाँ पे स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो एक फीलिंग थी कि हाँ एक अचीवमेंट हुआ है, बट यहाँ रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि इस टाइम तक भी आप कहिए कि मेरी स्विमिंग परफेक्ट तो नहीं है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो है, अभी भी सीख ही रहे हैं जो भी है, तो हाँ प्रैक्टिस चली रही है अभी भी, होपफुली आगे और बढ़िया करेंगे। तो फिनिश लाइन पे ही सोच लिया था अब फुल पे जाना है? नहीं, फिनिश लाइन पे सोचा था अब होटल कैसे जाएंगे। अब कौन साइकिल उठा के ले जाना है। तो होटल गए, वहाँ पे नहाया वहाया, पूरा चेंज वेंज किया, अच्छा दबा के लंच किया, उसके बाद शाम में स्टेशन गए ट्रेन के लिए, तो वहाँ सोच लिया था कि अब करेंगे। उसी दिन चले गए थे आप वापस? हाँ उसी दिन। मेरे साथ ये भी एक पॉइंट है कि जब रेस होती है तो मुझे घर जाने की पड़ी रहती है, हो गया काम, अब चलो वापस चलो, रैप अप, पैक अप। हाँ, तो टारगेट टाइम और एक्चुअल टाइम में कितना डिफरेंस रहा? एक्चुअली टारगेट मेरा सब 7 ही था, और 6 घंटे 57 मिनट कुछ में हो गया था। बहुत बढ़िया। वैसे ही हमारे उसमें हो रहा था डिस्कशन कि पिछले साल फास्टेस्ट कौन था। फास्टेस्ट शायद वरुण भाई थे। नहीं, बहुत बढ़िया यार, मैं तो 7 का सोच के गया था, पर जब मैंने देखा इतनी गर्मी है और बाइक कोर्स, तो मैंने उस पे एयरपोर्ट से आते हुए देख लिया, मैं कहा 7.5। उसमें में काफी मार्जिन है, कौन सा किसी को तो बढ़िया है। नहीं तो इसकी बेस्ट बात तो यही है एंड्योरेंस स्पोर्ट्स की, इन सब की, कि आपको कम्पीट नहीं करना है, योर रेस योर पेस। हाँ, खुद से आपकी, क्योंकि बाकी तो लाइफ में कंपटीशन अब चलता ही रहता है, कितना अवॉइड भी नहीं कर सकते। वो भी डिपेंड करता है, कुछ लोग इसको बहुत कम्पिटिटिवली भी देखते होंगे, बट फॉर मेजॉरिटी एकदम सही बात है, सब अपने आप का ही देखते हैं, क्योंकि उसमें ना और लग जाती है, 5% ही है जो और लग जाती है। तो यू वर सेइंग ना कि लोग जा रहे थे आगे एंड यू फेल्ट कि मुझे करना है, मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, बिकॉज आई न्यू के, क्योंकि मैं हाफ मैराथन्स बहुत कर ली थी। अच्छा। तो मैंने कहा क्या फायदा यार, क्योंकि बूढ़ा निकलता है तो लगता है अरे यार बूढ़ा जा रहा है मैं भी जा सकता हूँ, एंड वो सबसे बड़ी गलती है। ये हमारे कनिष्क तो बता ही चुके हैं उसके बारे में। नहीं बाकी लेकिन एक्चुअली गोवा की उस टाइम एनर्जी इतनी ज्यादा होती है ना, लोग इतने ज्यादा चीयर अप कर रहे होते हैं, तो आप अपनी बॉडी से ज्यादा ही परफॉर्म करते हो। इसके पहले कितनी रेसेस करी थी लाइफ में, मतलब इस टाइप की एंड्योरेंस रेसेस, नॉट स्कूल? नहीं, कोई भी नहीं की थी, ये मेरी फर्स्ट रेस। इससे बहुत फर्क पड़ता है, ये मेरी फर्स्ट रेस थी। उसके पहले मैंने हाफ मैराथन भी कोई नहीं की थी, रन भोपाल रन 1 की थी बस। और वहां भी कोई ऐसा वो नहीं होता उतना बिल्डअप, क्योंकि हम लोग दिल्ली बॉम्बे या मैं तो बाहर काफी बड़े बड़े रेस, तो वहां तो क्राउड सपोर्ट और ये सब इतनी आदत ही हो जाती है। अगर मैराथन का देखा जाए तो टीएमएम से अच्छा
फीडबैक या कहें माहौल कहीं नहीं मिलेगा। नहीं वो तो ट्रायथलॉन के लिए गोवा और ओनली फुल मैराथन के लिए टाटा मुंबई मैराथन, उससे अच्छा माहौल तो कहीं नहीं मिलता। अब कल्चर आ रहा है, अब होपफुली सब आ रहा है। जगह अब बढ़ते भोपाल में भी ट्रेंड चेंज हाँ। हो रहा है, लोग जानने लगे कि साइकिलिंग क्या होती है, स्विमिंग क्या होती है। बिल्कुल, तो होपफुली और ज्यादा ट्रायथलीट्स अब आएंगे भोपाल से। ये तो करना ही है, इसलिए ये बिल्कुल करना मेन ही है। रीजन हाँ। इस इंटरव्यू का यही है हाँ। कि प्लीज इंस्पायर हुए। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था फुल और हाफ की ट्रेनिंग के लिए? आपने मन तो बना लिया अब फुल करना है। एक्चुअली डिस्टेंस फुल होता है हाफ से कंपैरेटिवली, बट एफर्ट्स आपके 3 टाइम्स हो जाते हैं। आपकी बॉडी को ऐसा नहीं है कि 2 घंटे कर रहे थे 4 घंटे की प्रैक्टिस में हो जाएगा, आपको 5 घंटे 6 घंटे प्रैक्टिस करना पड़ती है उसके लिए। अच्छा, हाँ, एफर्ट्स है। आपके ट्रिपल हो जाते हैं बट डिस्टेंस फुली होता है। तो मैंने जहां तक सुना है, मेरे कई दोस्त वैसे मतलब कर चुके हैं अलग अलग एंड्योरेंस, कि जो हाफ तक का डिस्टेंस है वो आप अपने जॉब, अपनी नॉर्मल लाइफ को बिना अफेक्ट करे अचीव कर सकते हो काफी हद तक। जब आप फुल या अल्ट्रा डिस्टेंसेस पे आ जाते, रनिंग में भी 100 के या कोई, तो आपको काफी सैक्रिफाइस एक्स्ट्रा करना पड़ता है। मतलब बेसिक सैक्रिफाइस तो चलिए सभी करते हैं कि सोशल लाइफ, ड्रिंकिंग नहीं करना, क्लीन एंड हेल्दी जीना, तो लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ता है। तो फुल के कितना लिए चेंज तैयारी लगा में था? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, गोवा आयरन मैन की ट्रेनिंग में मेरी नींद प्रॉपर हो रही थी। मतलब मैं जब सोता हूँ ना तो मुझे सोना ही होता है प्रॉपर, ऐसा नहीं कि 2 घंटे का नैप ले लिया 4 घंटे सो के हो गया। मैं एक बार सोया तो मिनिमम 8 घंटे चाहिए। तो गोवा तक तो मैं बढ़िया चल रहा था 8 घंटे मेंटेन करके, बट जब फुल की तैयारी शुरू हुई तो नींद को बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा मुझे। ये मैं करना नहीं चाहता था बट ये नीड थी स्पोर्ट की। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि रात को 11 बजे सोए, सुबह 4 बजे उठ के फिर शुरू, मैनेज करना पड़ता है। काम को अगर देखा जाए तो मेरे फादर का बिजनेस है, तो उसमें 11 बजे तो जनरली ओपन होता है वो, तो 11 से पहले पहले मैं कोशिश करता हूँ कि सब कुछ वाइंड अप हो जाए सारे वर्कआउट्स। जनरली एक दिन में 3-3 वर्कआउट्स भी होते हैं फुल आयरन मैन की ट्रेनिंग में, या तो स्विमिंग होगा, रनिंग होगा, जिम होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन में। कभी कभी स्ट्रेंथ वाले दिन बेसिकली 3 हो जाते हैं कि 2 तो चलने ही दो तो चलने चलने और साथ में स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ जिस ऐड हो दिन आ जाता गई है। वो करेक्ट। तीसरा आ गई। तो उसमें ऐसा करता था, या तो 2 सुबह कर लिए, 1 शाम में कर लिया, टाइम मिला सुबह जल्दी उठ गए तो तीनों सुबह निपटा दिए, ऐसा भी किया। संडेज तो मेरे पूरे डेडिकेटेड हैं खाली स्पोर्ट को। संडे सुबह उठा, फैमिली वालों को भी मालूम है, मेरे फैमिली मेम्बर्स को, कि संडे से बात करना बेकार है, ये घर में ही नहीं टिकेगा। एक बार सुबह निकले तो फिर अब मेरी मर्जी है, जब काम खत्म होगा तभी आएंगे, वर्कआउट खत्म होगा तब घर पे। उसमें बाउंडेशन ये नहीं है कि 2 बजे तक आ जाएंगे या 3 बजे तक आ जाएंगे। मुझे याद है जब फुल आयरन मैन के लिए प्रैक्टिस कर रहा था तो 3/4 डिस्टेंस मुझे भोपाल में ही करना था। तो उस दिन मैं घर में लौटा रात को शायद 7 या 8 बजे लौटा था, सुबह का निकला हुआ। तो संडे तो पूरे डेडिकेट करने ही पड़ते हैं, स्पेशली टाइम भी आपको निकालना पड़ता है। अगर आप टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर ट्रेनिंग कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। चलो ये तो 3/4 आपने आयरन मैन किया था, बिफोर डूइंग द आयरन मैन प्रैक्टिस आयरन मैन किया था। जब नॉर्मल वर्कआउट्स रहते हैं तो कितने ड्यूरेशन के रहते हैं? सैटरडे संडे कितने घंटा लगता है? जनरली सैटरडे संडे लॉन्ग होते हैं, बाकी तो सुबह 3 घंटे 4 घंटे सफिशिएंट। जैसे सुबह 6 बजे से स्टार्ट किया तो 10 बजे तक वाइंड अप हो जाता है वीकडेज पे। और वीकेंड पे 5 घंटे से लेके 8 घंटे तक वेरी करता है। सैटरडे भी और फिर संडे भी। सैटरडे जनरली हम लोग स्विम करते हैं प्रेफर। तो स्विम में जैसे जैसे इवेंट करीब आ जाता है तो डिस्टेंस बढ़ता जाता है। 3.8 किलोमीटर स्विम करना है तो कभी 2000 मीटर, कभी 2500 मीटर, 3000 मीटर भी किया। भोपाल में हमने 3.8 भी किया। तो जैसे जैसे प्लान के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है टाइम। मैक्सिमम मुझे याद है वो है 9 घंटे। 9 घंटे से ऊपर कभी ट्रेन नहीं। 9 घंटे जब आपने 3/4 वाला वो किया था, एंड जब वो नहीं किया तो फिर मतलब उससे पहले तो संडे को जैसे 4 घंटे की राइड, 1 घंटे का रन, 5 घंटे की राइड, 1.5 घंटे का रन, तो ऐसे वाइंड अप हो जाता है। 5 से 7 घंटे में सब हो जाता है संडेज को। काफी मेहनत है। जनरली उठते थे 5 बजे, 6 बजे वर्कआउट स्टार्ट करते थे। फॉर एग्जांपल राइड है, मतलब ऑफ डेज की बात बता रहा हूँ मैं, 6 बजे किया तो प्लानर के अकॉर्डिंग या तो 4 घंटे की राइड होगी या 5 घंटे की। ये तो टाइम बेस्ड राइड्स हो गई। कभी कभी ऐसा होता था कि 100 किलोमीटर चलानी है या 120 चलानी है या 130 चलानी है, तो उसमें टाइम नहीं देखते थे, फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करने लगते थे कि कहाँ तक जाएंगे। जनरली ब्यावरा रोड पे हम लोग राइड करते हैं, वहाँ पे से फिर राइड ख़त्म करी, फिर रन करना है। उसके बाद बात करें, अगर मंडेज ऑफ रहते हैं, रेस्ट होता है। ट्यूसडे से वीक शुरू होता है ट्रेनिंग का। ट्यूसडे को सुबह उठे 5 बजे,
तो या तो 1 घंटे या 1.5 घंटे की रन कर लिया, या जिम है जिम कर लिया, ये 2 वर्कआउट्स हो गए। अगर 3 वर्कआउट्स जिस दिन हुए तो उस दिन टाइम मिला, लकी रहे तो तीनों सुबह हुए भी। बट जनरली ऐसा होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ है तो जिम शाम में चले गए, सुबह 2 वर्कआउट्स बाकी के निपटा लिए, ऐसा होता था। तो वीक डेज पे भी 3 से 4 घंटे सफिशिएंट फॉर फुल आयरनमैन। तो बाकी लेकिन काम से वापस से शाम तक कब फ्री होते थे, और सोना और डिनर विनर कैसे? वो सोशल अब लाइफ जैसे कुछ शाम बची में थी? सोशल लाइफ तो खत्म ही हो गई ना। तो किसी का बर्थडे, कोई पार्टी नहीं, घर नहीं, में, कुछ कुछ भी कुछ नहीं, नहीं। जीरो? कुछ नहीं। कितने महीने तक? काफ़ी रिलेटिव्स के शादियां मिस करी मैंने, मैं नहीं गया, मुझे सोना है, मतलब शादी सोना है। तो चलो बहुत ही दूर, मतलब Birthday मम्मी parties पापा का में ही भी नहीं बर्थडे, गए। मतलब हाँ, बस अब जो घर में जो सेलिब्रेट हो सकता है उतना किया, घर के घर जो के मतलब बाहर का डिनर खत्म। टाइम पे 15 मिनट हाँ, एक्स्ट्रा। बस बाकी फिर सोना है तो सोना है। लोग मैनेज कर लेते हैं जिनकी मतलब स्लीप टाइम कम होता है, जिनका वो मैनेज कर लेते हैं, बट मुझे तो प्रॉपर नींद चाहिए, एक बार सोए तो अवॉइड तो करता हूँ बाहर टिपिकली जाना। क्या हो गया था बेड टाइम? बेड टाइम पीक ट्रेनिंग टाइम में हो गया था, 10:30 बजे मैं सो जाता था। फिर भी कम है यार 5 बजे उठने के लिए। फिर मेरे को तो हाँ, लगा तो था मैं 9-10 बोलता बजे रहा हूँ सो आपसे कि जाओगे। स्लीप कॉम्प्रोमाइज तो करनी पड़ती है कहीं ना कहीं। 10 बजे बेड पे जाते थे तो 10:15 हाँ, 10:30 वो तक तो सो जाते चलो। हैं। बट और जल्दी नहीं हो सकता था? हो सकता था, बट वो आदत ही नहीं है, मतलब कभी हम्म। इतनी जल्दी सोए नहीं है। जनरली 11-12 तो बज ही जाते हैं सोते सोते। तो वहाँ पे भी 11 से 10:30 लाने में भी मुझे मेहनत करनी पड़ी। अच्छा। हाँ, पहले पहले तो ऐसा हो रहा था कि 11 बजे से पहले अब लेटे हुए बेड पे, नींद ही नहीं लग रही, मगर सुबह उठना उतनी बजे। तो वो भी एक, मैं कहूँगा कि वो भी एक ट्रेनिंग ही है। आपको अपनी स्लीप साइकिल चेंज करने की भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है फुल आयरनमैन में। तो आलोक तो सोच रहा है इतना तो मैं हाफ में कर रहा था, फुल के अपनी वो बड़ी मैच होती है कि सोना तो है ही है। सोना तो मुझे है ही। भी 8 घंटे तो चाहिए होती हाँ। थी यार। मैं तो 10 बजे 8 घंटे तो मैं तभी ले रहा था अपना। नींद आ जाती थी मुझे 10 हाफ बजे, सीधा आयरनमैन के था। टाइम तो आप प्रॉपर स्लीप के साथ कर सकते हो, बट अगर आप फुल का प्लान कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो आपको स्लीप तो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, काम कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, तो बचा खाली क्या, स्लीप साइकिल ही थोड़ा बची जो फैमिली टाइम compromise- भी इम्पोर्टेंट है, फैमिली मतलब टाइम शाम भी वाम को इम्पोर्टेंट 1 है। आध घंटे। सोशल वो भी किल हो जरूरी जाता है। है, सोशल तो रहने वो ही तो दो। किल हाफ में ही हो हाँ, जाता है। हाँ, वो तो हाफ में ही फैमिली anything टाइम जो past शाम को हुआ बस marathon- वही है, उसके बाद तो कोई फैमिली टाइम नहीं हाँ। बचती। हाँ हाँ, मैराथन में भी पास्ट वो click मतलब हो मैराथन तक फिर भी कर लो, बट जैसे ही थोड़ा भी आगे चलो 50K या डुएथलॉन या ट्रायथलॉन, कोई भी टाइम मान लो 4-5 घंटे से ज्यादा का इवेंट करना हो। हाँ, That's ऐसा that again. कितने महीने तक चला? कभी कभी तो मतलब अब जैसे रिलेटिव्स ने बोल दिया कि तुमने तो आने ही छोड़ दिया, हाँ तो कभी महीने में एक बार होके आ गए, उसके बाद फिर बंद, दिन में टाइम निकाल के हाँ। थोड़ा बहुत ऐसे करके। हाँ, कभी तो एक हाँ, सैटरडे नाइट हाँ, तो आ ही जाती है, हाँ, सैटरडे बस शाम या ऐसे। कोई ऐसी एक तो शाम। उस दिन नींद को पूरा ही कॉम्प्रोमाइज करके चले गए, हाँ। फिर संडे कवर अप कर लिया सो के, तो ऐसे करके मैनेज हाँ। किया। कितने टाइम कितने तक time ऐसा था कि ये एकदम? ट्रेनिंग के 4 महीने 5 महीने पहले से तो ऐसा हो गया था। हाँ। 6 महीने आप मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली, सोना है तो सोना और है। कंपेयर करें थोड़ा सा, अगर ट्रेनिंग नहीं होती तो नॉर्मली लाइफ में कितना एक्साइटमेंट रहता, मतलब? एक्चुअली ट्रेनिंग करने में मैंने ज्यादा लाइफ एंजॉय करी। नॉर्मली तो जिंदगी तो सभी जी रहे हैं, हाँ, ट्रेनिंग के वो टाइम तो पे हम भी मजा आता मानते हैं यार। हाँ, एक तो एक्सपीरियंस है कि सोशल पूरा ट्रेनिंग से ही पूरा हो जाता है, जैसे हाँ। आप भी लोगों के साथ ही हाँ। कर रहे हो, और इतने एक्चुअली नए रनिंग में ग्रुप्स इतने सारे मिलते लोग हैं। मिलते हैं, साइकिलिंग में इतने सारे लोग मिलते हैं, और बातचीत होती है, तो वो भी एक अच्छा। और सारे बढ़िया लोग मिलते हैं, हाँ, बिल्कुल हाँ। मतलब इनफैक्ट मैं best। तो आपको ये पूछना चाहूंगा हम्म। कि आप 24 इयर्स के हो, 24। है ना? तो आपने ये सब ट्रेनिंग की 24 इयर्स के एज हाँ, पे। हाँ। जनरली लोग, हमने जैसे डिस्कस की थी, 30+ पे करते हैं, हाँ, तो तब तो उनको सोशल वो इतनी रिक्वायर्ड नहीं रहती, में भी उतना जोश नहीं रहता। बट व्हेन यू आर यंगर तब ज्यादा प्लान्स बनते हैं जाने के, ज्यादा हाँ, चीजें होती हैं। बनते यहाँ तो पे हैं। तो अब घर वाले हो गए, बच्चे हैं, बच्चे सो गए, तो भाई बच्चे सो गए तो हमारा भी सोशल खत्म, अब हम भी सो जाएंगे, बच्चों के हिसाब से सेट हो जाता है, हाँ। तो विच इज गुड। बट यहाँ पे तो फ्रेंड्स के हिसाब से सेट ही नहीं हो सकता ना। नहीं, फ्रेंड सर्कल मेरा खत्म हो गया था। स्कूल के जितने भी कॉलेज के फ्रेंड्स थे उनके कॉल्स आते थे, बार बार मना करना भी अच्छा नहीं लगता था कि नहीं आ पाऊंगा। तो 1-2 बार गया, फिर नहीं जा पा रहा, सोना है, क्या करें। तो फ्रेंड्स ने भी समझा इस चीज़ को कि चलो ठीक है, मेहनत कर रहा है, बुरा नहीं माना थैंकफुली। वरना लोग बुरा मान जाते हैं कई बार, ऐसे मना करने पे नहीं आए, तो अपनी मजबूरी है, वो भी जान करके तो नहीं कर रहे अपन। तो इवेंट करने के बाद अच्छे से पार्टी वार्टी दे दी? एक्चुअली स्ट्रगल आपको करना है, बट एंजॉय सब करते हैं। हाँ, एक बार जो चीज़ अचीव कर ली तो उसका एंजॉयमेंट सबके साथ होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ वो चीज़ कवर अप हो जाती है। जहाँ नहीं जा पाए
उनको भी लगता है कि हाँ चलो ठीक है कुछ किया था इसलिए कुछ उखाड़ के हाँ, आए, अब कुछ उखाड़ सेल्फी के खींच आए, हमारे हाँ। साथ। तो वो एंजॉयमेंट सबके साथ होता है। हाँ। ट्रेनिंग भले ही अकेले होती है बट एंजॉयमेंट सबके साथ होता है और उसी का मजा है। लव लाइफ अब लाइफ क्या नहीं कुछ उसका, नहीं, जीरो है। मतलब थी पहले कि नहीं कुछ भी नहीं, अभी तक तो जीरो है। गुड बॉय। अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज लेट्स सी। अभी सुखी क्यों- रहोगे क्यों भाई। कैमरे पे बोला? अरे यार। लीव हिज ऑप्शंस ओपन। अरे मतलब अभी तक नहीं है, हाँ, आगे अभी तक अगर तो अब आगे और ट्रेनिंग ही कर रहे हो तो फिर कहाँ और टाइम हो फिर भी पाएगा। नहीं होगा, अरेंज ही ऑप्शन बचता है इसीलिए फिर। तो अरे अब जब आगे और आयरन मैन ऐसा क्या पता आयरन मैन की फिनिश लाइन पे ही मिल जाए, अब लेट्स सी, वहीं हाथ किस्मत अच्छी पकड़ होगी। लेगी, चलो मेरे बाहर ही साथ। जाके कर रहे हैं। किस्मत नहीं, अच्छी चलो होगी बाहर वाली अच्छा तो चलो अब जब बाहर की handsome बात hot लड़का है, हाँ। क्या क्या कभी हो। तो फुल आयरन मैन की तैयारी में 3/4 डिस्टेंस करना था, जिसमें 3 किलोमीटर स्विम करनी थी और 130 किलोमीटर बाइक करनी थी और 30 किलोमीटर रन करनी थी। संडे को उस टाइम पे पानी बड़े तालाब का इतना अच्छा नहीं था, तो प्लान किया था कि स्विमिंग पूल में करेंगे। तो 25 मीटर के पूल में हमने 3000 मीटर किया, पूरा 3 किलोमीटर स्विम। उसके बाद बाइक लेके हम चले गए ब्यावरा रोड पे 65 जाके 65 रिटर्न, तो 130 हो गया था। 2 बज रहे होंगे दिन के, तो फिर रन की बारी आई। उस टाइम तक मैं, जैसा आपको पहले बताया कि मैं पहले पुश कर देता हूँ, एनर्जी आगे तक सेव करके नहीं रखता, वो मेरी आदत सही नहीं है, वो सुधारना है। तो थक गया था उस टाइम। रामरान भाई ने मुझसे बोला था कि ये 30 किलोमीटर पूरी लाइफ टाइम याद रखोगे तुम। मैंने जो कहा ठीक है, running के बोल रहे 30 होंगे define। ऐसे ही, मगर मैं नहीं भूल पाऊंगा सही में। वो 30 किलोमीटर ऐसे हो गए थे। मैंने रन स्टार्ट किया, 1 वीआर के 3 लूप लगाने थे, तो गेट नंबर 2 पे गाड़ी खड़ी थी, वहाँ से स्टार्ट किया। पहला लूप तो जैसे तैसे लगा लिया, रिदम में थी बॉडी। सेकंड लूप में भी आधा चला गया था गेट 1 तक, फिर वहाँ से रिटर्न हो रहा था, तो फिर मतलब बैंड बजनी शुरू हो गई थी, जैसे तैसे किया। उसके बाद आया थर्ड लूप, वहाँ तो एनर्जी ख़त्म, कहते हैं ना गाड़ी का रिजर्व शुरू हो गया, तो मेरा भी रिजर्व शुरू हो गया था। तो थोड़ी वॉक कर ली, फिर रन कर ली, फिर वॉक कर ली, फिर रन कर ली। ह्यूमिडिटी इतनी थी, गर्मी इतनी लग रही थी कि कितने ही पानी पी लिया, कितने इलेक्ट्रोलाइट्स, कितने जेल, कुछ असर ही नहीं कर रहा था उस टाइम पे। तो करते 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 1 वीआर में वहाँ पे बियर के सामने एक वो है, शेड है, तो मैं वहाँ जाके 5 मिनट लेट गया आंखें बंद करके। एक फैमिली साइड से गुजरी, बोले कि क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, अभी तो सब ठीक है, आगे कुछ होगा तो देखते हैं। तो 5 मिनट लेटा, मैं वापस आया, फुल हालत डाउन हो चुकी थी, बैंड बज गई थी मेरी। तो उस दिन 30 किलोमीटर का टारगेट था, बट 27 तक मैंने पुश कर पाया। उसके बाद 3 किलोमीटर तो ऐसा हो गया था कि अब चला भी नहीं जा रहा। रन करके जो गाड़ी में बैठा ना, मैंने सेल्फ लिया गाड़ी का, तो गियर डालने के लिए जब क्लच दबाया तो एकदम मेरी चीख निकल गई। इतने पैर में दर्द हो रहा था उस टाइम पे। तो वो एक बहुत टफ दिन था, बट मैं उस दिन को एक बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा कि उस दिन मेरा रियलिटी चेक हो गया था, उसकी वजह से मैं इटली में अच्छा परफॉर्म कर पाया। नहीं तो उस पॉइंट तक थोड़ा लग रहा होगा हाँ प्रिपरेशन अच्छी है, आसानी होगा, बट फिर लगा कि वहाँ हाँ, आके नहीं, फिर आसान पूरा नहीं माइंडसेट चेंज हो गया था। मैंने कॉल किया जमरान भाई को, मैंने उनको डायरेक्ट यही पूछा था कि अब मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा इटली। यहाँ तो बैंड बज गई क्योंकि इससे ज़्यादा मैं पुश नहीं कर पाया। तो उन्होंने बोला नहीं अभी टाइम है, 1 महीना है, हो जाएगा। तो ट्रेनिंग कंटिन्यू करी, फिर हो गया इटली थैंकफुली। यार इससे भी तो इतना फर्क पड़ता है कि आप शहर में अकेले कर रहे हो। अरे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बहुत यार, ज्यादा, मतलब बहुत कोई ज्यादा। मेंटली वो नहीं है यार, क्या सपोर्ट है आपको लगेगा हाँ। क्या मैं तीन फालतू Actually, का वो Iron कर रहा एक हूँ। पॉइंट ये तो है ही है, सबसे मेजर पॉइंट आई थिंक जो स्टेशंस और 8 स्टेशंस और वो सब होता है, हाँ। उससे भी फर्क पड़ता है। हाँ। टाइम नहीं। टू टाइम आप स्टॉप पॉज कर हाँ। लेते हो, मतलब एक रेगुलर नहीं, रूटीन हम तो पे। जनरली अपना न्यूट्रिशन साथ कैरी करके चलते हैं। बट तो फिर भी उसके चक्कर में आपको पता है ना पॉज करना है, हाँ, या वहां पे थोड़ा सा हाँ, एक स्लो वो डाउन है, ही हो जाओ, slow- उससे ही एक रेगुलेशन चलता रहता है। और मौसम मौसम का तो है ही है। यहाँ यहाँ पे पे एकदम गर्मी में कर रहे एकदम हो। पीक में कर रहे हो, वहाँ पे तो को क्या महीना था वो वाला? अगस्त था, 27 अगस्त। तो गर्मी, बहुत गर्मी थी, हाँ बहुत गर्मी। तो humidity दोपहर में ऐसी- भाग रहे हो। हाँ हाँ, रोड से भाप निकलती हुई हाँ, दिख वही रही वही थी। वही 1 वीआर के रोड से हाँ तो वो बहुत फर्क है। बहुत। बहुत ज्यादा। बट नंबर 1 तो वही है, लोगों से बहुत एक बट कैरिंग एक्चुअली आप एनर्जी मिल जाती है वर्स्ट जो लोग कंडीशंस के लिए साथ खुद में को होते प्रिपेयर हैं। करते हो ना, तो इजी के लिए आपको बहुत आसानी होती है। हाँ। हाँ नहीं नहीं वो प्रिपेयर तो फॉर द है ही है। वर्स्ट देन बी योर बेस्ट। नहीं, मैंने तो जिस दिन जमरान भाई की मई के महीने में 12 बजे रन स्टार्ट हुई हाँ। भी देखी थी, मैं हाँ। देख के ही वो हो गया था यार। दिन I में don't know if actually मेरे से कुछ कभी कुछ हो वर्कआउट्स पाएगा। प्लान किए थे ताकि उस गर्मी की भी आदत पड़ जाए, ऐसा ना हो कि वो हाँ। रेस डे पे इफेक्ट हो उसका। उस दिन दिन मैंने में स्ट्रावा तो देखा 11 था, बजे, होगी crazy। कितनी गर्मी यार जब तक साइकिल खत्म फिर हुआ भी होगा। वही जो बोल वो रहे ना कि actually- प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द हाँ, वर्स्ट, ये एकदम prepare yourself for रेगिस्तान the के लिए रेडी हो रहे थे। सेम गोज विद स्विमिंग आल्सो।
यहाँ बड़े तालाब में बारिश के टाइम पे बहुत वेव्स होती हैं, हाँ लोग जनरली आगे तक स्विम नहीं करते, बट वहाँ पे भी पानी में जाना, तैरना वो जरूरी है ताकि वहाँ पे कोई पैनिक सिचुएशन ना आए। हाँ तो हाँ, वो ओवर प्रिपेयर्ड हाँ, रहो। ओवर ये तो प्रिपेयर्ड कर हमेशा लिया था, रहना कम से कम एक काम तो हाँ। कर लिया था, चॉपी वाटर में स्विम हाँ, कर लिया, हाँ, चॉपी वाटर में वो- स्विम करना बहुत जरूरी खूब है, चॉपी वाटर में हाँ। स्विम कर लिया। क्योंकि बाहर अपन ने देखा नहीं है पानी कंडीशंस क्या रहने वाली हैं, जो भी कंडीशन रहे अपन उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे, तो वो एक सेफर साइड पे चलना जरूरी है। तो अब जब कंडीशन की बात आई तो आप इटली पहुंचे, ये सारी तैयारियां हो गई, हाँ, और वहां क्या देखने को मिला लैंड करके? तो इटली में लैंड किया। इटली में बोलोनिया एयरपोर्ट से हमें जाना था सर्बिया, तो बाई ट्रेन जाना था। हमने ट्रेन ली, 1.5 घंटे की ट्रेन थी, रास्ते में 10 मिनट के लिए रुक गए, अनाउंसमेंट हुआ कि वेदर ख़राब है और जब तक पानी नहीं रुकेगा हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, 10 मिनट रुकी, फिर आगे चल गई। स्टेशन पहुंचे, वहाँ उतरे, बारिश ही हो रही थी उस टाइम तक। इटली गए तो हमने हमारा स्वागत बारिश नहीं किया, बारिश ही बारिश में हम होटल गए कैब करके, रात हो गई, खाना वाना खा के सो गए। फिर बाइक असेंबल करी, फिर भी बारिश हो रही, 3 दिन कंटिन्यूसली बारिश होती रही। बाइक की कोई टेस्ट राइड नहीं कर पाए जाते से ही, जो होती है। थैंकफुली एक दिन पहले हमें थोड़ी विंडो मिली, बारिश कम हुई, तो वहाँ पे बाइक टेस्ट वगैरह करी, स्विम वगैरह करी। स्विम का मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स थी, 8-8 10-10 फीट की वेव्स थी वहाँ पर, तो स्ट्रॉम आया हुआ था वहाँ पे, फ्लडिंग हो गई थी इटली में। तो गए तो चांस मिल नहीं पाया। वेव्स दिख रही थी हमें कि पानी खराब है, बट जनरली क्या होता है ना कि शोर पे वेव्स होती हैं, एक बार आप पानी में अंदर एंटर कर जाओ 200-300 मीटर क्रॉस करने के बाद पानी काम हो जाता है। इस माइंडसेट के साथ हम एंटर किए थे। हम 4 लोग गए थे, 4 लोग अंदर गए, देखा तो और बड़ी वेव्स, अंदर जाके सिचुएशन और खराब। बॉय लेके गए थे ना? हाँ, बॉय लेके गए थे, बट वहाँ बॉय पकड़ाई में नहीं आ रहा था। हाँ, आप कहाँ हो, क्या हो, आपको नहीं वो पता। एकदम अलग फिक्र हाँ, है, हाँ, आप अलग फिक्र हो। मतलब वो सिचुएशन मैंने नहीं देखी थी इससे पहले। हमने बोला कि वहाँ पानी के बीच में डिसाइड हुआ चलो वापस चलते हैं, ख़राब है, तो आगे निकल गया। मैंने स्टार्ट किया, मैंने एक ब्रीथ ली, फिर मैं ऊपर आया ब्रीथ लेने के लिए, और मैं पानी में अकेला था पूरे समंदर में, कोई नहीं दिखा। हम 4 लोग में से मुझे तीनों नहीं दिखे। फिर मैं चलो ठीक है निकल गए होंगे ये लोग आगे सोच के, मैं वापस आया, स्ट्रोक्स ले रहा हूँ, किक मार रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जहाँ है वहाँ के वहीं। फिर जैसे तैसे मुझे जाना था, एक बिल्डिंग थी वो साइड करना थी, और मैं निकला था उससे रफली 700-800 मीटर दूर। तो पानी ने ऐसा फेंका, वहाँ पे जाके मेरा इटली में फिर कॉन्फिडेंस टूट गया। मैंने कहा ठीक है भोपाल में करी है 3.8, मगर इस पानी के लिए तैयार ही नहीं है। वहाँ पे फिर डिस्कशन हुआ, तो कोच ने बोला कि अगर ऐसी स्विम होगी तो स्विमिंग या तो शॉर्ट हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, एक रिलीफ मिला। टेंशन वाला माहौल हो गया था, पूरे इंडिया से 28-30 लोग थे, तो सबके दिमाग में ये चला था कि स्विम ऐसी हुई तो कैसे करेंगे। अच्छा, वहाँ पे स्विम से जब बाहर आए तो वहाँ पे जो फैमिलीज खड़ी थी बाकी लोगों की, उन्होंने बोला खाली आप 4 ही लोग इंडियंस अंदर गए थे, बाकी सब तो अंदर ही नहीं जा रहे थे, देख देख के वापस हो रहे थे। तो वो बेवकूफ़ी हमने करी थी, मतलब और कोई करने वाला था नहीं। उसके बाद सब टेंस माहौल था, तो कोच ने बोला कि अगर ऐसा होगा माहौल तो स्विम या तो कैंसिल हो जाएगी, बट एक वो एम्प्टी स्पेस रह जाता कि क्या आयरन मैन की अगर स्विम ही नहीं की तो, खाली बाइक रन तो एक ब्रेक वर्कआउट हो गया, आयरन मैन तो हुआ ही नहीं। अगले साल की फ्री एंट्री। नहीं, तो फिर अगले दिन रेस स्टार्ट हुई, ट्रांजिशन में गए, खड़े हुए, पानी अच्छा था, काम था, पानी काम था बहुत, मतलब जमीन आसमान का फर्क था इससे पहले वाले दिन और उस दिन में। तो एक टेस्टर स्विम कर ली 50 मीटर की, तो बढ़िया आ रहा था, कॉन्फिडेंट थे। फिर स्टार्ट लाइन पे खड़े हुए, मतलब कॉन्फिडेंस की बैंड बजी हुई कि 1 साल पूरा लगा दिया ट्रेनिंग में, पता नहीं क्या होगा आगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया था उस टाइम पे, हाथ पैर मेरे ठंडे पड़ गए थे, किसी से कुछ बात नहीं कर रहा था, बस मैं मुंह झुका के खड़ा हुआ था। स्टार्ट हुआ, पानी में एंटर किया, 50 मीटर 100 मीटर गए, तो फिर मुझे फुल कॉन्फिडेंस आ गया कि अब सिचुएशंस अपने कंट्रोल में है, अब मैं बढ़िया करूँगा। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं आगे बढ़ा, स्विमिंग कंप्लीट की, बाइक की, फिर रन किया, बढ़िया रहा फिर सब, थैंकफुली। स्टार्टिंग में माहौल कैसा होता है? पूरी क्लैपिंग, स्टार्टिंग में माहौल ऐसा होता है, एक अगर वो ना हो तो एथलीट्स अंडर परफॉर्म करें, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। वहाँ पे पूरे सब लोग 2700 लोग इकट्ठा क्लैप करना, बहुत बढ़िया माहौल होता है। वो फीलिंग खाली वही स्टार्ट लाइन पे आ सकती है और कहीं नहीं आ सकती। बाकी कोई कितना भी मोटिवेटिंग बात कर ले, बट वो जो फीलिंग है ना, वो खाली स्टार्ट पॉइंट पे ही आ सकती है। वो उसके लिए यू हैव टू बी देयर and you have to train for those months and make the sacrifices। मतलब वो सारी चीजें ऐड अप करके अब एक दिन पे पूरा वो है ना, एक दिन का इवेंट नहीं है आयरन मैन एक पूरी ट्रेनिंग है, और ना एक इंसान का इवेंट। थ्रू आउट द टाइम परस्यू करते हो, अपना सेक्रीफाइस देते हो, सुबह की नींद
छोड़ के वर्कआउट करना, फिर कहीं भी क्विट ना करना एक बहुत बड़ा टास्क है, वरना क्या क्यों कर रहे हैं, छोड़ छाड़ के बैठ भी सकते हैं। गोवा से कंपैरिजन में स्टार्ट लाइन से एंड तक क्या क्या कंपैरिजन्स हैं मेजर, मतलब क्राउड सपोर्ट, वॉलंटियर, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांजिशन एरियाज का आयरनमैन पूरी डिस्टेंस? दुनिया में जहाँ पे भी हो माहौल सब जगह बढ़िया रहता है, डिफरेंस आता है वहाँ के अरेंजमेंट्स का और वॉलंटियर्स का। गोवा में जनरली वॉलंटियर्स होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, इतना मतलब समझदार नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, अब जैसे रन फॉर एग्जांपल रनिंग लेग चल रहा है तो वो पानी डालते हैं। गोवा में मेरे साथ क्या हुआ, मैं एंटर किया तो सुबह सर से लेके पैर तक मेरा पूरा पानी डाल दिया, तो जूते स्पॉन्जी हो गए थे। पहले 2-3 वहाँ किलोमीटर इटली में ऐसा नहीं होता, थोड़े वहाँ पे वॉलंटियर प्रोफेशनल होते हैं, उनको मालूम होता है पानी कहाँ डालना है, क्या करना है, कब चीयर अप करना है, कब नहीं करना। तो कंपैरेटिवली इटली में थोड़ा ज़्यादा अच्छा वेल ऑर्गेनाइज था। गोवा भी बहुत बढ़िया है इंडिया के लिए, बेस्ट है इंडिया के लिए गोवा, बट अगर आप बाहर जा रहे हो तो वहाँ थोड़े चीज़ें और ज़्यादा सिस्टमेटिक और ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती हैं। और खाने पीने के ऑप्शंस? रेस के टाइम पे तो अपना न्यूट्रिशन प्लान करके ही जाते हैं, कितने जेल्स लगने, कब लगने, क्या खाना है, कितने टाइम पे खाना है, कितने डिस्टेंस पे खाना है, तो वो पूरा कैलकुलेटेड होता है। तो गोवा में भी मैं अपना न्यूट्रिशन पूरा लेके गया था, इटली में भी मेरा न्यूट्रिशन पूरा मेरे साथ था थ्रू आउट। बट जो वो दे रहे थे बट वो उसमें जो कितना देते हैं ना, डिफरेंस दिख गोवा रहा में था? जनरली फास्ट एंड अप के जेल्स देते हैं, वो मुझे पर्सनली इतने अपीलिंग नहीं लगते, इतने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते उससे। वहाँ पे इटली में हमें मॉर्टिन के जेल्स मिले। अच्छा। वहाँ जेल लेने के बाद मुझे पता लगा हम तो पानी पी रहे हैं, मतलब जेल के फॉर्म में इंडिया में जो मिल रहा है, एक्चुअली जेल तो वही होता है। इंडिया में फास्ट एंड अप अगर आप लेंगे तो वो तो बहुत diluted, डाइल्यूटेड है, एक्चुअली जेल तो वही होता है। तो इस चीज़ की एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ट्रेनिंग में मैंने कभी मॉर्टिन का जेल यूज़ किया नहीं, मैंने ट्रैक का यूनिवेट का यूज़ करता था मैं जनरली, तो यूनिवेट भी मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है यूनिवेट भी बुरा नहीं है, वो भी अच्छा है। नहीं, बट जो जीयू गू जेल एक वन ऑफ द GU ओल्डेस्ट बहुत बढ़िया ब्रांड है, तो वो गू तो अलग ही फील GU देता का है। भी बहुत बढ़िया जेल और उसमें आई डोंट नो, अगर आपने वो ट्राई वो वाला जो लिया, हाँ हो सकता है उसमें कैफीन भी हुई हो, तो इसलिए नहीं, ज्यादा वहाँ पे इफेक्टिव लिखा रहता है नॉन कैफीन कैफिनेटेड और नॉन कैफिनेटेड जेल्स। ठीक है। तो वॉलंटियर्स को आप बोलो कि आई वांट कैफीन, हाँ, तो वो कैफीन देंगे, आई डोंट वांट कैफीन, तो वो यहाँ पे good, इतने good. जनरली नहीं पता होता, वो तो जो हाथ में आया वो पास ऑन हाँ कर हाँ, दिया यहाँ यहाँ पे। तो भूल ही जाओ। वहाँ का माहौल ही बहुत बढ़िया था। वहाँ पे इटली का जो रन लेग था पूरे सिटी से होता हुआ गया था, तो जो भी साइड में रेस्टोरेंट्स कैफेज थे तो वो लोग सब आके क्लैप कर रहे, चीयर अप कर रहे, तो एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से मिल रही थी, बहुत बढ़िया माहौल एक बन गया था। तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल है अच्छा परफॉर्म करने का, कि माइंड डाइवर्टेड रहता है। यहाँ तो क्या 3/4 में एक ही माइंड एक ही जगह फोकस था कि भागे ही जा रहे हैं, साइकिल ही चलाए जा रहे हैं, स्विमिंग ही करे जा रहे हैं, कुछ और आगे चेंज ही नहीं हो रहा। बट वहाँ पे माइंड डाइवर्टेड रहता है तो पता नहीं लगता बॉडी को, साइट सीइंग काफी डिस्ट्रैक्टिंग रहती है। वहाँ के लोग थ्रू आउट द कोर्स, 4 लूप का कोर्स था 10 किलोमीटर का, थ्रू आउट द कोर्स लोग बढ़िया भरे हुए रहते थे, भरे हुए थे, फुल पब्लिक, फुल। स्विमिंग में कितना अरेंजमेंट यहाँ पे ज्यादा है कि वहाँ ज्यादा है? जैसे यहाँ बोलते हैं प्लेटफॉर्म रेस्ट वेस्ट के लिए लगे रहते हैं गोवा में, तो वहाँ पे गोवा में तो जनरली बिगिनर्स आते हैं, हर साल आप देखेंगे तो बिगिनर्स की भी आते हैं, हाँ। बिगिनर्स बढ़ते जा रहे हैं हर हाँ। साल। तो एक कहते हैं ना कि इंडिया में भी वो एक आ रहा है ट्रेंड, तो गोवा में बिगिनर्स हर साल बढ़ते जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जनरली प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं। तो गोवा में तो ब्रेस्ट स्ट्रोक वाले ज़्यादा होते हैं, वो तो एक 5x5 का अपना एरिया सिक्योर करके चलते हैं कि हमारे पास मत आना, लात मार देंगे। अच्छा। गोवा में तो जनरली ये एक ट्रेंड है। तो इटली में तो ब्रेस्ट स्ट्रोक वाले बहुत ही कम देखने को मिले, जनरली लोग फ्री स्टाइल करते हैं। और किसी से कुछ मैं तो नहीं टकराया, मुझे बोला गया था कि बहुत सारी लातें पड़ेंगी, मुक्के पड़ेंगे, मैं तो किसी को नहीं टकराया। मगर हाँ, ऐसा होता है कि लोगों के पैर लग जाते हैं, स्विमिंग के गॉगल्स हिल जाते हैं अपनी जगह से, तो पानी चला जाता है। जमरान भाई के साथ इनफैक्ट हुआ था, तो उनका गॉगल्स में पानी चला गया था, तो उन्होंने एक जगह रुक के गॉगल सेट किया, फिर वो आगे गए इटली में वो सबसे कॉमन है। और मैं ये चीज की मैंने बात करी थी ना, यू हैव टू प्रैक्टिस आल्सो कि फ्लिप करके गॉगल्स एडजस्ट कर लो, इतना प्रैक्टिस या वो कायाक्स रहती हैं, आप वहाँ पे जाके रुक सकते हैं पूरा, मतलब कुछ अगर हो तो वॉलंटियर्स को बता सकते हैं, सब अरेंजमेंट होता है वहाँ पे। सबसे डिफिकल्ट क्या था? मेरे लिए तीनों में सबसे डिफिकल्ट स्विम था। स्विम मेरा वीकेस्ट लेग है, मतलब स्विम में मुश्किल होती है कि थक जाते हैं, पानी में इल्यूजन्स होने लगते हैं, पता नहीं क्या आ जाएगा नीचे। मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट स्विम था। स्विम से मैं बाहर आया तो मैं
खुश था, पैरों के नीचे ज़मीन आ गई। अब सिचुएशंस अपने कंट्रोल में। पानी में सिचुएशंस अपने कंट्रोल में नहीं होती, कब क्या हो जाए यू नेवर नो। पानी में थोड़ा एक और फैक्टर रहता है, अकेले भी होते हैं इंसान। बाकी सब जगह क्राउड और एनर्जी, इन सब पानी में एकदम बट पिन रेस ड्रॉप डे पे भी साइलेंस पानी में जो ऑलमोस्ट। आप एक बार एंटर करते हो तो माहौल इतना बढ़िया होता है कि आपको हाँ। पता नहीं लगता कि 3.8 कब हो गई। अच्छा कि मुझे लगा था 1-2 किलोमीटर के बाद तो एक पॉइंट तो आता होगा काफी अकेले, और अगर आपने वैसे हो ट्रेनिंग गए। अच्छी की है तो नहीं आता। हाँ। ट्रेनिंग अच्छी आपने की है तो आप कॉन्फिडेंटली सब कर सकते हो, आपको कहीं भी फील नहीं आएगा। मुझे यहाँ गोवा में तो लग रहा था आई विश थोड़ी ओपन स्पेस मिल जाए, पर हर तरफ ही इतनी भीड़ थी वाइल्ड कि वो स्विमिंग। बहुत भीड़। एंड थोड़ा मैंने गलती ये कर दी थी, मैं थोड़ा पीछे हो गया स्टार्टिंग में, मेरे को थोड़ा आगे जाना चाहिए था, मैंने काफी अंडर एस्टिमेट कर दी थी अपनी स्विमिंग। तो लोगों को ओवरटेक करने में भी इशू हो रहा था, और पीछे ब्रेस्ट स्ट्रोक वाले भी काफी थे। ब्रेस्ट स्ट्रोक वाले गोवा में बहुत, मतलब वहां पे साइटिंग छोड़ो, वहां पे तो मुंह इसीलिए ऊपर करना पड़ा था देखने के लिए कौन है आगे, किसी की लात वात ना पड़ जाए, तो मुंह बहुत ज्यादा बाहर निकालना पड़ रहा था। मुझे तो ऐसा लगा था गोवा में होता है। एंड 70.3 में ज्यादा भीड़ भी होती है, फुल में तो कम होती होगी भीड़, मतलब स्प्रेड आउट हो वो जाता उस है ना, हिसाब 4 से एडजस्ट कर किलोमीटर है। लेते गोवा हैं। में तो इस बार शायद 750 या 800 लोग थे, 1000, वहाँ फुल में 2700 थे। इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा आयरन मैन इटली रहा, ये एक रिकॉर्ड बना यहाँ पे, मतलब इटली में के 6500 लोग थे टोटल, 2700 फुल आयरन मैन थे, 3300 हाफ आयरन मैन थे, और 5150 ट्रायथलॉन मिला के ओवरऑल 6500 पीपल से वहाँ पे 2 दिन में। वो शहर भी छोटा सा ही है। तो वहाँ के और यहाँ पे कंपैरेटिव आपको एथलीट्स पे क्या फर्क लगा? जो यहाँ मिलते हैं लोग, वहाँ मिलते हैं लोग तो फर्क है ही है, लोग तो हैं। एथलीट्स वहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा था कि हम ही हैं थोड़े बिगनर, बाकी तो अपने अलावा सब एलीट क्लास के हैं। मतलब 50-50, 55-55 साल के लोग मुझसे तेज़ भागते हुए निकल रहे हैं, मुझे साइकिलिंग में ओवरटेक कर रहे हैं तो बढ़िया माहौल था, एनर्जी मिलती है ऐसे लोगों से देख के। और प्लस वहाँ पे लोगों से बातचीत करने को मिलती है ऑन कोर्स। एक साथ में मुझे मिल गया था, मैंने रफली 30-40 किलोमीटर साथ चलाई बाइक, बात करते करते, बढ़िया माहौल था। अच्छा, बाइक पे मिल गया था वो, कोइंसिडेंटली पेस मैच हो गया था, हमारी स्पीड मैच हो गई। कहाँ का था वो इंग्लैंड का था। अच्छा, क्या बात हुई? बस ट्रेनिंग के, एथलीट्स की सबसे अच्छी बात ये है कि फालतू बात कोई भी नहीं करता, सब ट्रेनिंग का ही पूछता है। आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में, कोई भी रेस कर लो, सब पूछेंगे आपकी ट्रेनिंग कैसी हुई। बाकी आसपास की बात कोई नहीं करता, कैसे ट्रेन किया, कितने घंटे ट्रेन किया, क्या रूटीन था, बहुत बढ़िया रहा। वहां पे भी सीख रहे कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। यार रेस चल रही है, शांति नहीं है लेकिन। और बाइक्स लोगों की बाइक्स ही बहुत बढ़िया थी वहाँ पे। कहेंगे कि एंट्री लेवल बाइक तो कोई यूज ही नहीं करता, वहाँ हाई एंड बाइक्स पे जाते हैं लोग। अगर सस्ती बाइक्स थी तो हमारी थी। अरे ऐसा मतलब रिलेटिव बात है, रिलेटिवली कि वहाँ पे तो फिर यार सारे कार्बन व्हील भी डाल के आएंगे। यहाँ के हिसाब से तो हमारी बहुत अच्छी है, बहुत महंगी है इंडिया के हिसाब से। वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ के एक अलग लेवल है, लाख रुपए तो बाइक के टायर पे खर्च करने आ जाते हैं। उन लोग के लिए ज्यादा सस्ता भी है, हमारे यहाँ ड्यूटी व्यूटी लग के और महंगी हो जाती है। अपन रुपीस में स्पेंड करते हैं, वो डॉलर्स यूरोस में स्पेंड करते हैं। हाँ, तो वो एक डिफरेंस आ जाता है। ये मत बोलो, यूरो में कमाते हैं। करेक्ट। तो आपको ये वाला खत्म करके कुछ ऐसे फील आई कि मैंने एकदम कुछ अचीव कर लिया है, या हाउ वाज इट? फिनिश करते टाइम एक फीलिंग थी कि बढ़िया रहा जो भी रहा। मैंने इवेंट को थोरली एंजॉय किया। कहीं भी मैंने, आप फोटोज अगर मेरे देखेंगे तो कहीं भी मैंने हर जगह स्माइल दी है। कहीं भी ऐसा नहीं था कि मेरा चेहरा उतरा हुआ हो या लो फील कर रहा हूँ, स्माइल करता हुआ ही सब जगह में गया। थैंकफुली ट्रेनिंग अच्छी रही या उसका रिजल्ट था। इवेंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि वही एक फीलिंग आती है ना कि थोड़ा और पुश कर सकते थे। यहाँ 13 घंटे 57 मिनट आए, वहाँ 13.5 भी आ सकते थे। तो एक फीलिंग तो रहती है। होपफुली अब उसको भी इम्प्रूव करेंगे कभी नेक्स्ट किया तो। बट बहुत बड़ी बात है यार, साथ में हाफ करा था अंडर 14 फुल में, बट दैट डजंट नॉर्मली ट्रांसलेट, ऐसे नहीं होता। दैट्स द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग जो मतलब कहते हैं ना कि आपने तैयारी कितनी अच्छी की होती है वो आपके एग्जाम के नंबर से पता लग जाता है। तो सेम गोज विद एंड्योरेंस स्पोर्ट ऑल्सो। आप जितना ज़्यादा एज करते हो, जितना ज़्यादा ट्रेनिंग करते हो, जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हो, उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आपसे कोई आके पूछता है कि क्या किया, कैसे किया, तो आप उन्हें इनकरेज करते हो करने के लिए? या इनकरेज तो सबको करना चाहिए। अपन जो कर रहे हैं वो अगर अपन ने दूसरों को नहीं बताया तो फिर किस काम का? अपन को अपने तक नहीं रखना ना। आपको लगता है कि करनी चाहिए? 100% करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए ऐसे टाइप के इवेंट्स? कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं ये। मतलब जो एक्सपीरियंस मिलता है आपको, जो ट्रेनिंग में आप सेक्रीफाइस करते हो, उसके बाद
जो आपके हार्ड वर्क्स होते हैं, लोग उनको देख के इंस्पायर होंगे, मतलब फिटनेस की तरफ एक तो स्टेप लेंगे कम से कम। मैं ये नहीं बोला खाली ट्रायथलॉन, एक नॉर्मल पर्सन को अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक स्पोर्ट तो इन्वॉल्व करना ही चाहिए। उससे ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन आता है जो बहुत ज़रूरी है। आपको कैसे लगा कि आपकी लाइफ चेंज हुई करके? कुछ ऐसे डिफरेंसेस जो आपने देखे हों? मेरी लाइफ ऐसे चेंज हुई कि अब मुझे सुबह जल्दी उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक डिसिप्लिन बन गया। वर्कआउट्स कितने भी लंबे हों तो उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि ये कैसे होगा। ठीक है, लेट होगा, जैसे भी होगा, बट हो जाएगा। एक सीखने की एक जो एबिलिटी होती है वो बढ़ गई। पहले मैं बहुत जल्दी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था कि ठीक है ये ऐसे होगा ना, अब मैं कर लूँगा। अब ऐसा नहीं है। अब मैं बोलता हूँ कि अब यू हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग एवरी सिंगल सेकेंड। आप जो भी कर रहे हो उसमें परफेक्शन लाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ और दूसरों को साथ में लेके चलते जाओ। ये बहुत एक ज़रूरी फैक्टर है। लोग क्या करते हैं कि खुद करके बैठ जाते हैं, दूसरों को कुछ नहीं बताते कि नहीं हमने किया, तुम नहीं कर पाओगे। मैं बोलता हूँ सब कर सकते हैं, बस यू हैव टू स्टार्ट वंस। ये तो इन जनरल इंड्योरेंस कम्युनिटी में रहता हाँ, ही है। हाँ। बिकॉज मुझे लगता है ऐसे कि जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि हर Correct. बार कंपनी रहती है Correct. कोई वो करने के बिल्कुल, लिए। तो बिल्कुल। जनरली इंड्योरेंस हाँ। में लोग जनरली हम काफ़ी 3 लोग ज़्यादा ट्रेन करते हैं। ज़ामरान भाई, मैं और नंदन भाई साथ में ट्रेन करते हैं। तो हम तीनों को एक साथ एक कंपनी में रहने में ईज़ी होता है कि ठीक है, एक दिन कोई नहीं आया तो दूसरा आ गया, दूसरा नहीं तीसरा। तो एक बना रहता है माहौल के बढ़िया है, कर रहे हैं कोई ना कोई, ये है। और तीनों एक दूसरे के सपोर्टिव इतने हैं कि हर क्वेश्चन जो पूछो, मतलब आधे से ज़्यादा क्वेरीज तो मेरी राइट करते करते, रन करते करते ही क्लियर हो गई। स्पेशली किसी से पूछनी ही नहीं पड़ी। तो ये एक बहुत बड़ा असर पड़ता है कि आप किसी के साथ करते हो तो उसमें आपको सीखने को बहुत मिलता है। और ऐसी कई चीजें हैं जो आप हो सकता है बाद में पूछना भूल जाओ, हाँ, जो उसी मोमेंट में फील हुई तो उसी मोमेंट में बात हो गई, फिर बाद में कौन हाँ, स्पेशली बात बैक ऑफ करे, द माइंड एक बार कुछ मिस हो छोटी गया सी चीज। तो वो निकल के फिर नहीं आ पाता, वहीं के वहीं डिस्कस हो गया तो एक सोल्यूशन निकल आता है उस चीज़ का। और बात के लिए बहुत सारी चीज होती है बहुत ना, फिर सारी चीज़। प्रायोरिटाइज करना Correct. पड़ता है। इम्पोर्टेंट Correct. वाली पूछेगी वो छोटी वाली पूछो, कंकड़ के बारे में कौन बात करे जब पूरा पत्थर ही पड़ा है। तो वो एक डिटेल डिस्कशन हो जाता है उसमें, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। कभी ऐसा हुआ आपको लगा किसी ने सोचा हो, मे बी बोला हो कि यार ये सब क्या कर रहे हो यार, ये तो बकवास? बहुत लोगों ने बोला है, इसीलिए तो मैंने बाद में लोगों को बताना ही छोड़ दिया कि मैं ये तैयारी कर रहा हूँ। हो गया, फिर सबको पता लगा, फिर सबने अप्रिशिएट भी किया कि नहीं अच्छा बड़ा टास्क अचीव किया है। इसीलिए आप करते रहो, अपना बेस्ट देते रहो, जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो तो फिर सबको पता लगना ही है। अब जैसे हम तो ये कह ही सकते हैं, हम आपकी स्टोरी सुन के काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं, तो कभी थोड़ा ऐसे लगता है यार मैं तो अभी भी काफ़ी यंग हूँ और फिर मुझे आके ऐसे लोग बोलते हैं तो ये मेरा ऑनर होगा कि मैं उनको कुछ चीज़ सजेस्ट कर पाऊँ, कुछ बता पाऊँ जो उनके लिए सही हो, बेनिफिट करे उनको। तो ये एक अच्छी फीलिंग है, करना चाहिए। तो मतलब और जितने भी यंगस्टर्स हैं, आप देखिए जो इंडिया में और भी लोग हैं, जैसे बहुत सारे पुणे से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो सब अपनी अपनी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो ये ट्रेंड बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट गोल क्या है? नेक्स्ट गोल तो अभी मैंने जनवरी में टाटा मुंबई के लिए रजिस्टर किया हुआ है। उसके बाद लेट्स सी व्हाट फ्यूचर अनफोल्ड्स, देखते हैं। बट ये जर्नी छूटेगी नहीं, कुछ ना कुछ इसमें आगे करते रहेंगे। मतलब ट्रायथलॉन तो नहीं छूटेगी, ये तो एक पार्ट बन गया। तो वैसे जब फुल किया तो 42 का क्या टाइमिंग था? मतलब रन मेरा का क्या, फर्स्ट 42 रन लास्ट लेग ईयर का का क्या टाइमिंग था? रन लेग का मेरा 5 घंटे 3 मिनट था 5 घंटे। फुल में, और वैसे आयरन मैन में। और मेरा लाइफ का फर्स्ट फुल जो था वो टाटा मुंबई था लास्ट ईयर का, उसमें मेरा था 4 घंटे 19 मिनट। नाइस, वेरी गुड यार। मुझे तो मैराथन करने में 5 घंटे 10 मिनट लगे थे। वो पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है। हाँ। हो जाएगा वो। नहीं, मेरा फर्स्ट फुल बाय चांस मेरा भी एग्जैक्ट वही टाइम था, अरे क्या 4:19। बट बहुत अच्छे मौसम में, मुंबई जैसे मौसम में नहीं। मुंबई का भी माहौल बहुत बढ़िया होता है। ठीक है यार, मौसम में अंधेरे तो अंधेरे में हो जाती है ठंड यार ठंड आधे से ज्यादा, तो बाय द अरे टाइम बट इट फिर गेट्स हाँ, भी correct. इमेजिन द सेम थिंग एट 8 AM, ठंडी अच्छी क्रिस्प हाँ, मौसम वो में, तो वो फर्क एक है ही। 10-12 ये तो 4-5 डिग्री, बजे नो उठ के ह्यूमिडिटी, पॉटी आई नहीं आई, आधी हाँ, टेंशन उसी की लगती है आराम मुझे से तो। जा रहे हो, होता है। होटल भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ले हाँ। रखा है, आराम से पहुंच रहे हो इन वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक हाँ। जो रॉकी के स्टेप्स हाँ। है, रॉकी मूवी के, हम्म, वो स्टार्ट और एंड पॉइंट है उस मैराथन का। अरे वाह, वो तो फिर तो चेरी ऑन द फील ही टॉप। अलग, हाँ वही मतलब फील ही अलग हाँ। आ रही है पूरे टाइम। आप वो रॉकी म्यूजिक ही चल रहा है दिमाग में, आप उसकी सिटी में उन्हीं जगहों पे हाँ। भाग रहे हो, काफी हो। तो मेरा मैसेज तो ये रहेगा कि जितने भी लोग हैं, बस
एक दिन स्टार्ट कर लो, एक गोल सेट करो और उसके पीछे लग जाओ, जो होगा ट्रेनिंग में देखा जाएगा। स्टार्ट तो करो एटलीस्ट, बाकी आगे खुद ब खुद रास्ते क्लियर हो जाएगा। तो बढ़िया लगा, मतलब एक सेटअप जहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, थिएटर है, स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड्स हैं, बास्केटबॉल का सेपरेट कोर्ट है, तो लोकेशन भी इतनी बढ़िया है। तो एक बढ़िया मुझे लगा ब्रिटिश पार्क का ये एक इनिशिएटिव जो आपने लिया था, होली रन वाला, वो एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव था कि एक रनिंग के लिए लोगों को मोटिवेट करना। ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। तो इस पॉडकास्ट का पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ऐसे ही और पॉडकास्ट सुनने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।